चलिए जी। तो अभी आज हम किसकी बात करेंगे? ये हमारा है चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 को तो भूल जाओ, बस ये याद रखो हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं आज एस ए 230। एंटायर एस इज अबाउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारे स्टैंडर्ड का नाम है। आप लोगों को स्टैंडर्ड के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने 200 का स्टैंडर्ड का नाम पढ़ा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था 210, जो हमें बात करता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि अगर हमने कभी ऑडिट को किसी के साथ में हाँ करनी है उसे ऑडिट करने से पहले, तो बेसिकली कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स, जिसको चैप्टर नंबर 2 ने एक बहुत प्यारा नाम दिया, उसे बोला गया प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट, पीआई एक्टिविटीज। तो पीआई एक्टिविटीज क्या होती है? जो प्रीलिमिनरी मतलब पहले करनी होती है ऑडिट एंगेजमेंट को लेने से पहले, वो सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। वो हमने सीखी ऐसे 210 में। कौन सी प्री कंडीशंस आपको सेट कर लेनी चाहिए, करने के बाद में हमें एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए, उसके बाद में हमें कहानी आगे बढ़ानी चाहिए, अगर हमें ड्यूरिंग द ऑडिट लगता है हमें विड्रॉ करना चाहिए तो ढिंडोरा पेट के विड्रॉ करना चाहिए, आरटीओ को बता के विड्रॉ करना चाहिए। ये सारी बातें अभी हम करते हुए आए हैं। फिर हमने पढ़ा SQC 1 220 का स्टैंडर्ड, जिसमें हमने बात करी कि हर चीज के अंदर क्वालिटी क्यों जरूरी है। SQC 1 जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी किन किन एरियाज में बताता है, फॉर्म से लेके कहाँ कहाँ तक क्वालिटी जरूरी होती है। ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं किसके अंदर करी? अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 11 कवर करा, उसके अंदर हम करते हैं। जब मैं चैप्टर नंबर 11 को खत्म करने निकलता हूं ना, तो अगर मैं आप लोगों को, अगर आपने अपनी बुक में चैप्टर नंबर 11 देखा होगा, तो आप लोग कल कंफ्यूज ना हों। इस वजह से लेट्स मी शो यू वन मोर थिंग। अगर आप चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे, जो हमने कवर कर लिया है, इसमें ना एक पेज आएगा आप लोगों के पास विच इज रिलेटेड टू द थिंग जो आप लोगों को लगेगा हमने कवर नहीं करी है। ये टर्म्स हम सब पढ़ चुके हैं। SQC 1 हमने कवर कर लिया सारा। 220 के अंदर लीडरशिप एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, मॉनिटरिंग इज ऑल्सो कवर्ड। हम मिस कर रहा हूँ मैं एक पेज। ये वाला पेज है। तो ये पेज नंबर 11.30 जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये टर्म की बात कर रहा है, देखोगे तो असेंबली ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट फाइल। ये वाला पेज हमने कवर नहीं करा है, क्योंकि ये जो है, जब ये बताता है कि जब भी आपने क्वालिटी से एक ऑडिट कर लिया हो, उसके बाद एक ऑडिट फाइल बनाने का टाइम आता है, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें जो भी हमने ड्यूरिंग द ऑडिट करी हैं, एंगेजमेंट लेटर भेजना, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात करी थी, ठीक है ना, निकलने से पहले कुछ सवाल पूछे थे, वो सारी बातें जो भी करी हैं उससे एक फाइल में जाके लगाना होता है, जिसको नॉर्मल टर्म्स में हम रियल वर्ड में बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट फाइल। जो मेरी इस एंगेजमेंट के साथ जुड़ी हुई फाइल बनती है। आप अपनी जो प्रैक्टिस में जाएंगे या अपनी आर्टिकलशिप में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारी क्या मिलने वाली हैं, ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट फाइल्स बनेंगी, जो भी जितने भी क्लाइंट्स ऑडिट करवाने आते हैं सबको ये बना के रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे कितने दिन में बनानी होती है, इसमें क्या क्या आता है, ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ये लीड कर रहा है कहीं ना कहीं इस वाले चैप्टर से हमें चैप्टर नंबर 6 के पास, कि भाई जा इसको अच्छे तरीके से समझ जाके कि ये फाइल कब बनानी है, कितने दिन में बनानी है, क्यों बनानी है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट यहाँ पे बहुत बारीक छोटी बातें लिखी हुई है, ज्यादा कहानी क्या नहीं लिखी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं लिखी हुई है। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मॉनिटरिंग का, तो मॉनिटरिंग ने हमें लीड करा था डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अगर आप लोगों को याद होगा, ये चार बातें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, कि ऑडिट में लास्ट में जब हम मॉनिटरिंग करते हैं, जब हमारा प्रिंसिपल होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करने निकलते हैं। जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इंडिपेंडेंस के बारे में कंक्लूजन निकल के आए, सब कुछ क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट करते करते अब कहानी किस पे चली गई है, चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम पहुंच गए हैं रियल वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन के, जो हमने थोड़ा बहुत हमें 11 चैप्टर ने हल्का सा लीड किया है। तो जस्ट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ये अलग पहले मैं बताता हूँ। ये स्टैंडर्ड अपने आप में सबसे छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन आप लोग ये समझो कि इसको अलग चैप्टर दिया गया। चैप्टर नंबर 11 में समझना, इतने प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड्स है, इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, आप समझ लो 49 50 पेज का वो चैप्टर है अगर देखा जाए। उसमें SQC 1 है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, SA 220 है, SA 210 है। तीन बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को एक ही चैप्टर में रखा गया। और एक चैप्टर में एक ही स्टैंडर्ड को जो सबसे छोटा है उसे एक अलग चैप्टर देना। तो समझो कि आईसीआई को क्यों लगा होगा, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ये पहले चैप्टर अलग से नहीं आता था, ये एसए की 200 की सीरीज के अंदर ही किसी चैप्टर के अंदर घुसा हुआ था, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा कुछ बताता भी नहीं है, मतलब बताता बहुत कुछ है बट इतना ज्यादा डेटा नहीं है इसके अंदर कि बड़ा करा जा सके चैप्टर। तो कहानी आई कि सर इसको आईसीआई ने क्यों समझा कि मुझे इसको बुक के अंदर एक अलग चैप्टर की तरह रखना चाहिए, ना कि चैप्टर 8 दिया सारे 700 उसके अंदर है, चैप्टर 4 दिया सारे 500 उसके अंदर है। जब ऐसा ही करना था तो इसको भी तुम किसी के साथ
में भी मर्ज कर सकते थे 200 की सीरीज के साथ, चैप्टर नंबर 11 में ही डाल देते। जब इसका एक पेज डाला था तो क्या प्रॉब्लम थी, और 10 पेज बढ़ जाते उस चैप्टर के। लेकिन ऐसा नहीं करा, क्यों? क्योंकि उन्हें नजर आ गया था कि अगर आप लोगों को ऐसा दिया तो आप लोग ये समझ लोगे कि चैप्टर नंबर 11 में 3 से 4 स्टैंडर्ड है और कोई 2 स्टैंडर्ड पेपर में आएंगे, तो हो सकता है बच्चा इस टॉपिक को पढ़े ही ना, 230 को कहीं ना कहीं करे ही ना, और वो ये चाह ही नहीं सकते कि आप 230 पढ़ के ना आए। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो अभी हुई है। चंडीगढ़ में, अगर आप लोगों ने किसी ने थोड़ा बहुत भी, अगर आप तो न्यूज के साथ में रेलेवेंट हो गए, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि एक आईडीएफसी बैंक के साथ 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड निकल के आया था। अभी रीसेंट एक न्यूज है जिसमें कुछ हरियाणा गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं सीन था। जिसको नहीं पता है तो मैं बस सिंपल सी स्टोरी में बता देता हूँ कि एक 590 सीआर से लेके 640 सीआर की एक टर्म दी है, उसका एक फ्रॉड हुआ है चंडीगढ़ आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है उसकी ब्रांच के अंदर। अब उसकी ब्रांच के अंदर जो वो फ्रॉड हुआ, उसके अंदर में वो जो फ्रॉड है वो कम से कम लास्ट के 3-4 साल से एक्यूमुलेट हो रहा था, पकड़ा अब गया है। तो जिस टाइम पे वो फ्रॉड शुरू हुआ है उस टाइम के पहले जो 2 साल हैं, क्योंकि आईडीएफसी बैंक तब चंडीगढ़ की एक छोटी ब्रांच थी, तो उन्होंने चंडीगढ़ के ही ऑडिटर्स को हायर कर रखा था उस टाइम पे ऑडिट करने के लिए। माई टू वेरी क्लोज, नॉट फ्रेंड्स आई वुड से, बट वेरी टू गुड कलीग्स आई वुड से, जो मेरी सीए फटर्निटी के लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, दोज टू पीपल हैव डन द ऑडिट फॉर दोज कंपनी। अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये बात। जब ये वाली कहानी हुई है तो अब उनके ऊपर क्या चला है, 5 साल पूरा का पूरा ईडी आ गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को वो केस सबमिट हुआ है कि भाई ये फ्रॉड कैसे हुआ इतनी बड़ी टर्म्स का। सेकंड नंबर पे पूरा का पूरा क्या है, उन्होंने केपीएमजी की फॉरेंसिक ऑडिट की टीम को हायर किया है, जो एक्चुअली में निकाल के लेके आ रहे हैं कि फ्रॉड शुरू कहां से हुआ था। तो फॉरेंसिक ऑडिट का काम ही यही होता है कि फॉरेंसिक करना, कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम इनिशिएट कहां से हुई थी, वो रूट कॉज क्या था इसका। उसके दौरान में जब ये रूट कॉज पता चला पिछले 5 साल से शुरू हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहले किसको फोन करा और किसकी ऑडिट रिपोर्ट मंगाई? मेरे जो 2 दोस्त हैं उन लोगों के ऑडिटर को बोला, भाई आप लोगों ने कुछ ना कुछ सही तरीके से चेक नहीं किया है, हमें लगता है कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं शक का दायरा आप लोगों के ऊपर भी जाता है, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आके समन, हमें आपको समन करना पड़ेगा और आपको लाके आप हमारी डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा कि आपने अपने ऑडिट में ये सब कुछ कैसे नहीं पकड़ा, ये सब कुछ आप लोगों से कैसे मिस हो गया, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड, और फाइनेंशियल फ्रॉड एक ऑडिटर नहीं पकड़ पा रहा तो कौन पकड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस पीपल आर करंटली गोइंग विद द कोर्ट थिंग्स एंड एवरीथिंग, रनिंग फ्रॉम अ लॉस अराउंड 4 4 5 6 मंथ्स जब से ये फ्रॉड चल रहा है। अब समझना, लेकिन आप ये भी समझना कि अब क्वेश्चन आता है, सर अगर ऐसा है तो अब तक सीए अंदर क्यों नहीं है, अब तक उसको रिस्पेक्ट से क्यों बुलाया जा रहा है, अब तक उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में क्यों नहीं आई? वरना फ्रॉड के बारे में तो जो उनकी सीसीएसएल की मेंबर है, कोई निकिता समथिंग नेम है उसका, उसके बारे में तो कितना कुछ नेगेटिव छप चुका है जिसने फ्रॉड के अंदर हिस्सेदारी ली है। सबके बारे में नेगेटिव हो रहा है, इंप्लॉयज निकाले गए, मैनेजर के बारे में नेगेटिव आप लोगों को सुनेगा, आप अखबार पढ़ेंगे तो सबके बारे में लिखा हुआ है। इवन आप जाके आप गूगल करके देखो कि गूगल में ऑडिटर्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा लिखा हुआ। क्यों नहीं है ऐसा? हम लोग क्यों अब तक सेफ हैं, ये समझो कि सर उनके कहने में वो भी तो इन्वॉल्व है ऑडिटर, ये तो मानना है ईडी का, तो उनके ऊपर अब तक कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कोई भी मीडिया का नोट क्यों नहीं आया, उसके बारे में थू थू क्यों नहीं हो रही चंडीगढ़ के अंदर? मेरा पॉइंट आपको समझाने का क्या है, क्योंकि उन लोगों के पास में एक अपने हाथ में एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे वो अपने आप को कभी भी, मतलब चाहे तो, मतलब अगर उन्होंने अच्छे से ऑडिट किया होगा ऑब्वियसली, तो वो किसी भी सूरत में क्या नहीं हो सकते, फंस सही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छी बनाई हुई क्या पड़ी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो ये बताएंगे कोर्ट को कि भाई तू मेरा ऑडिट करने का काम है, मैं तो खुद बोल के चलता हूं, मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, ये बात तो हमने सीख ही ली है। मैं उन्हें बताऊंगा कि जिस अकाउंट की तुम बात कर रहे हो उस अकाउंट को देख, मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है, उसके बारे में देख मेरे ये क्वेश्चंस, इसके बारे में देख कंपनी का ये वाला रिप्लाई बैंक का, सब कुछ एक ऑर्डर के अंदर नजर आ रहा है। मुझे बता मैं इसको देख के कैसे बोलूं कि ये फ्रॉड है? आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, मैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे बात नहीं करता। ये हम कहां पढ़ के आ रहे हैं, याद रखना चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा लिमिटेशंस में और स्कोप के अंदर, कि मैं ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मेरा वो काम नहीं है। मैं वॉच डॉग हूं, मुझे कंपनी जो डेटा देती है मैं पहले परसेप्शन में ये मानता हूं इन्होंने मुझे सही डेटा दिया होगा, एज पर एएफआरएफ दिया होगा। मेरा ये काम नहीं है कि मैं इन पे शक करूं, शक की विंडो मुझे नहीं दी गई, इन्वेस्टिगेटर को दी गई है, या फिर अब फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर ऑडिटर को दी गई है शक की विंडो, मेरे पास नहीं होती, स्टैट्यूटरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिटर के पास तो नहीं होती। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉइंट ये आता है कि सर जब ऐसा है तो उन्होंने बोला सर आप जिन एरियाज के बारे में बात कर रहे हो, अगर तो वो आपको मेरे वाले फाइल के अंदर मिसिंग लगे, मिसिंग का मतलब है कि मैंने उन्हें चेक ही नहीं करा, तब तो मेरे ऊपर सवाल भी आता है। और मिसिंग कब होगा, हमने एक और टॉपिक पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में, अगर आपको किसी चीज को चेक करना है और आप नहीं करते तो उसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के अंदर लिया जाता है कि आप उस चीज को लेके अलर्ट नहीं थे, आपने कुछ ओवरलुक कर दिया, कुछ ओवर जनरलाइज कर दिया। ऐसा भी हम लोगों ने नहीं किया। तो मैं वो क्या प्रूव कर रहे हैं आज कोर्ट में जाके कि हमने अपने टाइम पे सब चेक किया था, 18-19 में जब ये चीजें हुई हैं तब इसके अंदर कुछ भी फ्रॉड नहीं था, तब से शुरू जरूर हो सकता है ये होना, छोटी मोटी अमाउंट
इधर उधर जरूर हुई होगी, लेकिन उसमें हमने अपने तरीके से जो चेकिंग करनी थी, दैट वाज अ कंप्लीट चेकिंग। हमारे पास एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी हैं। ये रहा उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये रहे मेरे उसके ऊपर लिए हुए सवाल, ये रहे मैनेजमेंट के दिए हुए आंसर्स, एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव एवरीथिंग लुक्स गुड। जो भी मुझे उस टाइम पे प्रोसीजर लगाने थे, अगर मैंने लगाए होंगे, नो बडी कैन क्वेश्चन एन ऑडिटर। ऑडिटर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा फ्रॉड हो। एवरीबडी विल बी अंडर द कमांड ऑफ ईडी, बट नॉट अस। आपको हमारे पास कहने का राइट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वैसे ही निभाया है जैसे मुझे करना चाहिए था। आप लोगों के पास पूरी जिंदगी में इस वाली चीज को छोड़ के कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप खुद को एज एन ऑडिटर प्रूव कर पाओ कि मैंने अपना काम अच्छे तरीके से करा है, सही तरीके से करा है, या मैंने कोई गलती नहीं करी। इसका सिर्फ एक ही तरीका है आपको प्रूव करना होगा कभी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसी चीज को बोला जाता है कि ये एज अ एविडेंस काम करता है। जब भी कभी किसी ऑडिटर के ऊपर केस लगता है, किसी कंपनी के ऊपर केस लगता है और उसका वो ऑडिटर होता है, उसे इसीलिए बुलाया जाता है कि भाई आप अपनी आके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट कर दो। अगर उसमें चीजें नॉर्मल लगी, सही लगी, आपने अपना काम सही किया होगा, आपसे कोई सेकंड सवाल नहीं किया जाएगा, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है आपकी हेल्प ली जाए इस फ्रॉड को और अच्छे तरीके से ढूंढने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझना, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि ये ऑडिटर को बचाता है, आने वाले जितनी भी अनसर्टेनिटीज हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उन चीजों से बचाने का काम करता है। तो दिस इज वाई दिस चैप्टर हैज एन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई डिग्री। जो मैं मान के चलता हूं, इसको बहुत लाइट लेते हैं, पर इसको देखो ये इजी है तो लाइट लिया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे लाइट नहीं लेना है कि ये चीजें आपको कल बचाने के टाइम आए तो आप बोलो कि मैंने तो 230 ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। तो इसमें क्या आता है, कब तक रखना पड़ता है अपने पास में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके हाथ में, इसका क्या पर्पस है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सारी बातें हमारे माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। चाहे पेपर में इसका क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, 4 से 6 नंबर का आता है पेपर के अंदर। ये टॉपिक 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, कभी कभी वो 60 डेज बता दो कितने ईयर रखोगे, समथिंग लाइक दैट, और एक 4 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो टोटल यूजुअली 4 to 6 मार्क्स की इसकी विंडो पेपर में देखने को मिलती है। तो अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इजी मार्क्स देने वाला चैप्टर है। चलिए, आई होप आपके माइंड में एक स्टोरी बन गई होगी कि 230 हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब शुरू करते हैं कहां से सर। सबसे नंबर पहला नंबर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन से। बहुत प्यारी डेफिनेशन है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाता है। इतनी प्यारी डेफिनेशन लिखी है इन्होंने क्या, कि सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना, आप ध्यान रखना, एक रिकॉर्ड होता है। आपने जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लिखने हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसमें जितना डेटा लिखा हुआ है ना, आपका सारा ध्यान रखना, सब कुछ निकाल के बस यही इतना ही पेपर में लिख के आना, इससे ज्यादा पेपर में लिख के नहीं आना। अब इसमें से जितना कम लिखोगे उतने कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर एक डेफिनेशन 2 नंबर की आई है तो ये 3 लाइनें लिखनी है इसके अंदर, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रेफर टू द रिकॉर्ड। सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड रखती है मेरी डॉक्यूमेंटेशन, किस बात का, सबसे पहले जो भी मैं कंपनी में जाके जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता हूं उस बात का, जितने भी उसके बेसिस पे मुझे ऑडिट एविडेंस। याद रखना एक फ्लो जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था, क्योंकि विनय और सिमरन भी है, नहीं पता अभी आप लोग थे नहीं। तो सबसे पहले जो मेरे पास ऑडिट प्रोसीजर्स आते हैं, ये किसके, इसके से मुझे क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंस मिलता है। मैंने कोई प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर में सर क्या चीज आ जाएगी, इंक्वायरी आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाएंगे। जो भी प्रोसीजर मुझे चैप्टर नंबर 5 के अंदर दिए, कुछ लिख 4 के अंदर लिखे हुए हैं, वो बातें बाद में करेंगे। कुछ प्रोसीजर्स है मेरे पास में, उनको जब मैं अप्लाई करता हूं, मेरे पास में एक ऑडिट एविडेंस की लिस्ट निकल के आ जाती है, जो मुझे लगते हैं कौन से वाले होने चाहिए, हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। जब मेरे पास ये आ जाते हैं, इसके बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता हूं कि मुझे क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा। इसको ड्रॉ करने के लिए ये अलग अलग, क्योंकि अगर एक सीए करेगा और 2 सीए अगर एक ही सेम ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या सर दोनों के कंक्लूजन सेम होंगे? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं, जैसे पीजे बोलते हैं हम। सर दोनों अपनी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं, तो दोनों के कंक्लूजन्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी को देख के लगेगा ये मेरे लिए क्रिटिकल है, किसी को देख के लगेगा यार मेरे लिए उतना क्रिटिकल नहीं है। तो दोनों की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। जब वो लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इनका काम होता है उसके ऊपर एक ऑडिट ओपिनियन देना। उस ऑडिट ओपिनियन को हम अपनी रिपोर्ट के अंदर जाके प्रेजेंट कर देते हैं एज पर एस 700। तो ये पूरा का पूरा कहानी, यही पूरा का पूरा फ्लो को रिकॉर्ड करने को बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एग्जांपल सर, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जोन जोन से प्रोसीजर परफॉर्म करे उसको लिख के चलो भाई, जो जो ऑडिट एविडेंस आए उसको लिख के चलो। प्रोफेशनल जजमेंट को हमें याद रखना होता है, कहीं लिखा नहीं होता कि हर चीज कंक्लूजन पीजे के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो जो भी कंक्लूजन ऑडिटर ने रीच करे उसको भी लिख के चलना पड़ेगा। तो दीज रिकॉर्ड्स कलेक्टिवली फॉर्म द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर पहले पुराने टाइम में टर्म चलती थी वर्किंग पेपर्स। अब हमने उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नाम दे दिया है, अच्छा थोड़ा देखने में और थोड़ा वैल्यूएबल सा लगता है। अदरवाइज वर्किंग पेपर्स भी अगर कहीं लिखा हुआ आएगा उसका मतलब भी सेम ही होता है, उसे भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही बोला जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो भी प्रोसीजर लगाऊंगा सब कुछ लिखूंगा, जो भी उसके बेसिस पे एविडेंस मिलेंगे सब रिकॉर्ड करूंगा, जो भी उसके बेसिस पे कंक्लूजन बनाऊंगा सब रिकॉर्ड करूंगा। इवन जो भी अपनी ओपिनियन दूंगा वो भी मेरे पास आएगा, उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे होंगे, कुछ भी होगा, वो भी सब कुछ मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा ही आएगा। तो एवरीथिंग दैट इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ऑडिट इज कमिंग अंडर द फाइल, जिसे बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहला। दूसरा सर, ये पढ़ेंगे 3 वाला ऑब्जेक्टिव से।
सर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है सर, ये जो हमारे स्टैंडर्ड बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाऊंगा? क्योंकि सबसे पहले वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेरे हाथ में आ जाएगा, जो किसका बेसिस बनता है, मेरी बनाई हुई ऑडिट रिपोर्ट का। अब मतलब फिर ध्यान से उस एग्जांपल से कनेक्ट करना, वो जो ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने उन ऑडिटर्स ने उस बैंक के बारे में दी होगी, उसका जो बेसिस होगा रिपोर्ट को देने का, वो क्या होगा, वो ये रिकॉर्ड होगा जो उनके पास अभी पड़ा हुआ है, जिसे बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होता है मेरे पास में, जिसके बेसिस पे मैं क्या देता हूं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के प्रोवाइड करता हूं। सर कैसे बेसिस बनता है? इसी के अंदर है कौन से प्रोसीजर लगाए, इसी के अंदर है क्या ऑडिट एविडेंस आए, इसी के अंदर है क्या कंक्लूजन रीच हुए, तो सारे के सारे का रिकॉर्ड ये बेसिस बन जाता है, जिसके बेसिस पे मेरी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। नंबर टू, सेकंड, एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड। ये मेरे लिए एक एविडेंस का काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव इसीलिए लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरे लिए एक एविडेंस का काम करता है कि जो मैंने ऑडिट को प्लान किया था और परफॉर्म किया था, वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया था, और सारे के सारे लॉज और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए किया था। यही पॉइंट प्रूव करना है सीए को जाके उस कोर्ट ऑफ लॉ में कि सर मैंने अपना काम वैसा ही किया है जैसा मुझे मेरे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जैसा लॉ और रेगुलेशन मुझे करने को बोलता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो फ्रॉड हुआ है वो किसी और लेवल पे हुआ होगा, मेरे सामने वो क्या नहीं हुई है, चीजें रिप्रेजेंट नहीं हुई है। अगर मेरे के सामने कुछ आता, मैं डेफिनेटली उसको अपनी ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगा देता और रिपोर्ट भी कर देता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं सेफ हूं। मेरे टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे टाइम पे कुछ फ्रॉड हो रखा था। क्लियर? तो ये दो काम होते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव के, पहला ये एक रिकॉर्ड बनता है जिसमें सारे बेसिस लिखे जाते हैं, और दूसरा ये बताता है एविडेंस कि मैंने जो ऑडिट को प्लान किया था और परफॉर्म किया था, वो वैसा ही किया था जैसा उसे होना चाहिए था। सर इसमें ना आईसीआई ने एक छोटी सी चीज कर रखी है, जो मैंने साथ साथ क्यों लिखी है, बहुत छोटी सी बात है, जो बच्चों को बड़ी तंग करती है, और एक नंबर कट जाता है हमारा, और आईसीआई की, ये आईसीआई की गलती है, मैं आप लोगों की गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन कट जाता है, उसे हमें बचाना है। सर कैसे बचाना है? एक बार क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना ऑब्जेक्टिव के साथ में प्लस नेचर भी पूछ लिया। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर कि नेचर और ऑब्जेक्टिव यूजुअली, अगर मैं ऑडिट लैंग्वेज में बताऊं ना, तो डिफरेंस नहीं होते, दोनों के अंदर सेम ही बातें आती हैं। अगर आप कोई और स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसमें नेचर है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिमिलर से ऑब्जेक्टिव से मैच ही करती हैं। लेकिन ये एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर ना एक पॉइंट तो सेम है, एक पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। मैं ये नहीं कहूंगा उसका मतलब बदल रहा है, बट हाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, इसी वजह से लिखते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और एक नंबर हमारा कट जाता है, तो वो बचाएंगे। सर कैसे? अगर आप नेचर की बात करोगे सर, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की नेचर, तो एक तो पॉइंट आपको सेम मिलेगा, सेकंड वाला एज इज, ये वाला पॉइंट उठाया और यहां ले गए कि ऑडिट जो भी प्लान हुआ, परफॉर्म हुआ, एज पर एसए हुआ, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हुआ, एज इज, नो चेंज अबाउट इट। लेकिन जो ये पहला वाला पॉइंट है ना, उसमें इन्होंने बोला कि ये बेसिस बनता है, यहां इन्होंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, क्या? एविडेंस ही बताया इसको भी, फॉर द ऑडिटर बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इन्होंने थोड़ी सी लाइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये बोल के कि एक एविडेंस का काम करता है, ऑडिटर के पास जो बेसिस तैयार होते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें क्या लिए होते हैं, कंक्लूजन लिए होते हैं कि उसने सारा का सारा अचीव कर लिया है जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जरूरी था। मतलब जो ये इसको बेसिस वाली पॉइंट को यहां पे लिया है, बस थोड़ा सा रीफ्रेम कर दिया, किससे जोड़ने के लिए? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से जोड़ने के लिए बोला। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो भी बेसिस वगैरह उसको चाहिए थे, उसके एविडेंसेस का काम भी क्या करती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेचर में ये चीज भी आती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने मार्क करके चलना है, थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट, ठीक है, कि ये पेपर में जाने से पहले ट्राई करने एक बार रीड जरूर करके जाओ, वरना गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वहां पे ये लाइन याद नहीं आती है। लिखनी क्या लाइन है, दोनों याद रखना, नेचर दोनों एविडेंस से शुरू होती है। पहले एविडेंस में बेसिस क्या लिया उसने अपने कंक्लूजन के लिए, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरे एविडेंस में कि सब कुछ प्लान एंड परफॉर्म था एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यहां तक मुझे सारे बताएंगे? डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर क्लियर है? जल्दी से। 1 3 4। सिमरन, विनय, यू आर बैक, ओके गुड। टिल नाउ नवनीत, आंचल, चैतन्य, टिल नाउ इट्स फाइन, यस, चलो बहुत बढ़िया। सर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई, जिसे बोला जाता है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर के अंदर, वेरी इजी, वेरी नॉर्मल, एंड पेपर में ये जानना बहुत जरूरी है कि सर, और वैसे इंपॉर्टेंट है भी है, कि सर इसका पर्पस क्या होता है। ये जो हम इतनी बड़ी कहानी बनाते हैं, इतनी मोटी फाइल बनती है, किसी 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 की पतली बनेगी, छोटा ऑडिट होगा, और रिलायंस की अगर आप देख लोगे भाई साहब, तो आप थक ही जाओगे कि सर इतनी मोटी फाइल कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके इतने सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, इतना कुछ निकल के आता है, इतने सारे क्वेश्चंस जाते हैं, इतने सारे आंसर्स आते हैं, इतने सारे कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। तो समझना बड़ी बड़ी कंपनीज की कितनी मोटी मोटी फाइल्स बनती होंगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। सर उसका पर्पस क्या है, और ऑडिटर खुश क्यों होता है? ध्यान रखना, ऑडिटर किससे खुश होगा? जब वो फाइल बहुत ज्यादा मोटी बनी हो। सर आंसर आता है, सर क्यों?
इसीलिए हम नीचे टॉपिक भी पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ये जो एक्सटेंट है ये बढ़ता कैसे है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ये बड़ा कैसे होता है, और ऑडिटर खुश भी क्यों होता है। बहुत सारे रीजन है खुश होने के ऑडिटर के। एक अच्छा रीजन मैं आपको बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल बताऊंगा। अच्छा रीजन ये है कि ऑडिटर को लगता है एक ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट अगर मेरे पास बन के आ जाए ना, डॉक्यूमेंटेशन की फाइल, जिसमें ऑलमोस्ट काफी सारे एरियाज के चीजें क्या हो कवर हो चुकी हो, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लग चुके होंगे, तो मेरे लिए आसान रहेगा जो मेरे आने वाले आर्टिकल्स हैं, जो सीनियर से अपना काम आप क्या ले रहे हैं जूनियर पे शिफ्ट हो रहा है, उनको मैं ये हमेशा फाइल दे दिया करूंगा कि बच्चे ये एक फाइल पढ़ ले, तो तेरे को पूरे ऑडिट में क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या चीज होती है, ये क्लियर हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को गाइड करता हूं, जब वो मेरे से पूछते हैं सर हम क्या करें जाके जब हम आर्टिकलशिप स्टार्ट करें, प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करें, सबसे पहले जाते ही कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल मांग लें आप लोग, वरना आप 2-3 महीने बैठे रहेंगे कि सीए कुछ देगा, सीए कुछ देगा, सीए कुछ देगा, और अपना वक्त खराब करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जाके कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल उठाओ और उसे पढ़ने लग जाओ, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर, इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में डेवलप होंगे, जिससे आपके अपने आप आने वाले ऑडिट्स में आप क्या कर पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सर वो जो पर्पस मैंने बताया, ये पर्पस सर्व कर रहा है, एक तो उसके लिए ये पर्पस सर्व कर रहा है कि किसी और को ऑडिट कैसे करना है फ्यूचर में, हमने क्या किया, किससे क्या मिला, क्या हुआ, क्या कंक्लूजन्स बनाए, इसका आइडिया मिल गया, तो जो पढ़ रहा होगा उसे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और सेकंड, सिंपल सी बात जो मैं प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा, जितनी मोटी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है समझ लेना, उतनी ही मोटी आपकी जेब में रकम भी आती है। क्यों? क्योंकि आप जितनी चीजों के ज्यादा एविडेंसेस बनाओगे, जितना ज्यादा आपको उसकी कंपनी के अंदर मिलेगा, जितना ज्यादा आप लोगों ने कंक्लूजन के बेसिस पे ये डिसाइड किया कि तेरी कंपनी बहुत सारे एरियाज में लैग कर रही है, मुझे थोड़ा ओपिनियन टेढ़ा देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी बहुत सेटलमेंट बेसिस पे जाएं, कंपनी कुछ ठीक करे, कुछ आप ठीक करो, और चीजें थोड़ी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, एज एन ऑडिटर आपकी पॉकेट में अच्छा एक सम लेके ऑडिट क्या कर देगा, आपको थोड़ा सा बढ़ा भी देगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कर देते हैं ऑडिट्स बंदे को। तो मतलब जितना मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड उतना मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा वाली कहानी फोन पे पूछ लेना। तो सर, तो सर पॉइंट आता है, अगर हमने इसको लिखना हो, थियोरटिकली लिखना हो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से मदद करती है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आ जाओ मेरे साथ में। सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया किसके लिए मदद करता है, वो आने वाले लोगों के लिए, मतलब सबसे पहले ये वाला पॉइंट नंबर 4, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। तो मतलब कहीं ना कहीं अब जो फ्यूचर में मेरे पास ऑडिट आने वाले होंगे, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में ऐसा कुछ आ गया है कि मुझे पता है कि फ्यूचर आने वाले ऑडिट्स में अगर ऐसा कुछ निकल के आए तो ये चेक करना है, ऐसा कुछ निकल के आए तो ये परफॉर्म करना है। मतलब मैंने एक इतना अच्छा ऑडिट अगर मैं कर लेता हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को मेरे फ्यूचर ऑडिट्स के अंदर बहुत मदद करता है। और अगर इसी वजह से ऑडिटर चाहता है हमेशा एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर ऑडिट्स में अगर कोई सीनियर ने जाना होगा, उसे ये नहीं पता होगा इसको रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंटेशन में लिखना कैसे है, तो मैं कह दूंगा पुरानी वाली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से क्या ले लेना, रेफरेंस ले लेना। बहुत आसानी तरीके से मेरे फ्यूचर ऑडिट्स में मेरा 30-40% काम सेव कर लेता है एक अच्छा बना हुआ क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पहला रिकॉर्ड। तो वो मेरे को फ्यूचर ऑडिट्स में क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। दूसरा, जो भी मेरी एंगेजमेंट टीम है, याद रखना है नाम, एंगेजमेंट टीम, ऑडिटिंग, कुछ भी बोल सकते हो, एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम, 3 पॉइंट्स हमें एंगेजमेंट टीम के याद रखने। क्या सर? पहली बात तो वो एंगेजमेंट टीम को हेल्प करता है कि कैसे प्लान एंड परफॉर्म करना है ऑडिट। दूसरा, वो हेल्प करता है कि उसे डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा और रिव्यू करेगा उसका वर्क। और तीसरा, ये एंगेजमेंट टीम को क्या बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। हमेशा तीनों पॉइंट को ना साथ में बोल के चलना, ताकि याद हो। पहला क्या बोलेंगे कि सबसे पहले वो क्या करता है, फ्यूचर ऑडिट के लिए हमारे लिए रिकॉर्ड रेडी करके रखता है, ताकि कल कुछ हेल्प होगी तो हम इससे ले लेंगे। दूसरा, 3 पॉइंट्स एंगेजमेंट टीम के, सबसे पहले एंगेजमेंट टीम को बोलता है कैसे प्लान करना है, कैसे परफॉर्म करना है ऑडिट, इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल को पढ़ ले, तेरे को समझ आ जाएगा। असिस्ट होने में, मतलब सबसे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, असिस्टिंग, तो असिस्ट कर रहा हूं मैं एंगेजमेंट टीम को, मेरी डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट कर रही है प्लान एंड परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, मेरी एंगेजमेंट टीम को असिस्ट किया जा रहा है कि तू हमें डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करना है इस ऑडिट को, और इसके साथ में हम रिव्यू जोड़ देते हैं कि रिव्यू भी करता है उनके वर्क का जो भी ये लोग करके लेके आते हैं, वरना डायरेक्ट एंड सुपरवाइज भी याद रहेगा तो चलेगा। और लास्ट में, क्योंकि इनके पास में अब क्लियर हो गया कि कैसे करना है, इनके पास में कैसे सफिशिएंट है, और हम लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो हम खुद ही क्या माने जाते हैं, एनेबल हो जाते हैं एज अ टीम अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। क्योंकि वो हमारे को ये बता दिया प्लान परफॉर्म कैसे करना है, एक फाइल मेरे हाथ में दे दी, डायरेक्शन और सुपरविजन तक प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में मेरी ही ड्यूटी बनती है कि मुझे अकाउंटेबल होकर इसको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने आप एक आर्टिकल को क्या बना देती है, अकाउंटेबल बना देती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसे लगता है मेरे को ओनरशिप से काम करने का मौका मिल रहा है, वो हमेशा अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म भी करेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने अभी कवर कर लिए, विच इज लिड टू द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब 2 पॉइंट,
सर दो पॉइंट हमें याद रखने, इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंस्पेक्शन से सर, क्योंकि ये एनेबलिंग करता है क्या, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला बंदा, जिसको अभी जो उन्होंने पुरानी क्लास नहीं लगाई है, चैप्टर नंबर 11 में हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जब भी क्वालिटी की बात होती है तो एक बंदा रखा हुआ है EQCR। तो एक टीम है प्रॉपर, एक EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जिसका काम होता है कि लिस्टेड एंटिटीज का जब भी ऑडिट होगा उसे ये चेक करने आना है कि इनका ऑडिट आप लोगों ने क्वालिटी से किया या नहीं किया। ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते आ रहे हैं। यहां पे वही पॉइंट है कि जब एक अच्छा ऑडिटर ने अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से बना रखा होगा तो जैसे ही EQCR आके उसे बोलेगा दिखाइए जरा फाइल तूने क्या करा है, और अगर आपने उसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रखा है तो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ यार आपने काम तो बहुत बढ़िया तरीके से करा है, क्वालिटी तो नजर आ रही है। तो कोई भी रिव्यू और कोई भी इंस्पेक्शन जो SQC 1 के हिसाब से होती है उसके अंदर क्या करता है, हेल्प करती है आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये पर्पस सॉल्व करती है। और लास्ट में कोई भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल मतलब जो मैंने अभी बताया, फोरेंसिक ऑडिट की टीम आएगी वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने आएगी, जो ये ईडी आएगा वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने आएगा, उन लोगों के लिए भी आपने लॉ रेगुलेशन के हिसाब से रह के ऑडिट किया या नहीं करा, ये भी कौन पर्पस सॉल्व कर देता है, मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्पस सॉल्व कर देती है। तो हमें कैसे याद रखना है, पहली बात ये फ्यूचर ऑडिट्स के लिए बहुत काम की चीज है। दूसरा, एंगेजमेंट टीम को तीन चीजों में हेल्प करती है, प्लान एंड परफॉर्म करने में, दूसरा डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने में, तीसरा अकाउंटेबल बनाने में। लास्ट में दो इंस्पेक्शन होती हैं, एक इंस्पेक्शन होती है रिव्यूअर की और नॉर्मल इंस्पेक्शन एज पर SQC 1, और दूसरी इंस्पेक्शन होती है हमारी कौन सी वाली, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, कोई भी कर सकता है सॉरी, चेक करने के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस को। तो दीज आर द टोटल 6 एरियाज जो हमें याद रखने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज लेट मी नो, क्या सबको क्लियर है? याद रखने का तरीका समझ आ गया है? प्लीज ऐसा मत समझना कि हर चीज को आपको ये मिले ए ऐसे बनाने, मतलब पॉइंट ये है कि ये बन जाता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, A, A, E, 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 ठीक है ना, तो ये बन तो जाएगा मतलब आर। बट मेरे को ऐसा मतलब आई हैव नेवर अ कॉन्फिडेंट गाय अबाउट दीज मेमोरी टेक्निक्स। मुझे एक फ्लो अच्छा लगता है ऑडिट में, आप एक बार फ्लो याद रखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑडिट करना होगा तब ये A, A, E, E, R काम नहीं आता है, ठीक है, आपको फ्लो काम आता है, और जितना फ्लो से पढ़ेंगे चीजें उतनी तरीके से बेटर समझ आएंगी। योर अंडरस्टैंडिंग स्पीक्स ओनली व्हेन यू नो द फ्लो, ठीक है, रट्टा इज नॉट अ फ्लो, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मेरा वो पर्पस नहीं है, जहां जरूरी होगा कुछ चीजों को याद रखने के लिए आई गिव यू मेमोरी टेक्निक्स, बट वेरी वेरी लॉजिकल है, कोई एब्रप्ट सी नहीं बना के दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए जी। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक करेंगे, ये फॉर्म एंड कंटेंट पे थोड़ा सा बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की विंडो को बड़ी करते हैं। विंडो को बड़ी का मतलब है कि सर क्या आता होगा इसके अंदर, जिससे ये पता चल जाए अच्छा अच्छा क्या क्या दिखता होगा डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में, उस पे आएंगे। तो अगला टॉपिक हमने कवर करना है दिस वन, इंक्लूजन्स इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो आप ये फाइल बता रहे हो इतनी मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी होती कैसे है, इसके अंदर इतना क्या स्टफ आ रहा है जो ये इतनी मोटी फाइल बना के दे देता है। तो आप समझते हैं क्या आता है, ध्यान से समझेंगे। सर कोई भी आपने पहले तो ऑडिट प्रोग्राम बनाया होगा, इस ऑडिट को करने के लिए। अब ये ऑडिट प्रोग्राम सर कहां से आया है, चैप्टर नंबर 2 से आया है, अभी हमने कवर करना है। ऑडिट तो तीन चीजें होती हैं, एक ऑडिट प्लानिंग, एक ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग होता है ऑडिट को प्लान कैसे किया जाता है, SA 300 का स्टैंडर्ड मुझे गाइड करेगा। उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी, जिसमें हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ऑडिट को जो मैंने प्लान करा है उसके बेसिस पे जो मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे मुझे एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट में टाइमली मैनर में कंप्लीट कर पाऊं। ये टर्म बहुत फेमस है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट करके देना टाइमली मैनर में, राइट कॉस्ट के हिसाब से। ऐसा मतलब होता है कि अच्छी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना। उसके बाद में एक तीसरी चीज आती है जो इन दोनों को मिला के बड़ी बनाती है, जिसे बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। ये थर्ड टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, लास्ट में पढ़ेंगे। तो सर जो चैप्टर नंबर 2 का ये ऑडिट प्रोग्राम है, ये होता है कि इसको बहुत सिंपल टर्म से तुम्हें याद रखूंगा, हमेशा काम करेगी, इसको याद रखना, ये चेकलिस्ट होती है। ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट में नाम के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही काम करते हैं। अगर हमें किसी चीज का प्रोग्राम बनाना है तो उसको एक चेकलिस्ट फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है, और उस चेकलिस्ट के अंदर हमने क्या क्या किस किस बेसिस पे चेक करना है, किससे क्या क्या पूछना है, किससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या बातें बड़े लोगों से करनी है, इन सब की एक चेकलिस्ट बना के मेरा काम होता है उस चेकलिस्ट को मैं उठाऊंगा, ऑडिट करने चला जाऊंगा उसके प्लेस पे, और टिक करता रहूंगा जो जो मुझे मिल गया, और टिक करता रहूंगा जो जो मुझे नहीं मिला। तो ये जो चेकलिस्ट होती है इसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने जो ये चेकलिस्ट बनाई इस कंपनी के लिए ऑडिट करने के लिए, क्या आपको वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगानी नहीं चाहिए? आंसर इज बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो मैंने जो चेक किया होगा, जो मिला है जो नहीं मिला यही तो फाइल बता रही है मुझे। तो इस वजह से ऑडिट प्रोग्राम्स इज ऑलवेज क्या आएंगे हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जाके लग जाएंगे। तो वो जितनी बड़ी चेकलिस्ट होगी समझ लेना उतनी मोटी आपकी क्या होती जाएगी, फाइल होती जाएगी। सर उसके बेसिस पे अब जो चेकलिस्ट के अंदर मैंने उनसे कुछ डेटा मांगा, अब उस डेटा के ऊपर मैं क्या करूंगा, कुछ एनालिसिस परफॉर्म करूंगा।
होगा। मान लेते मैंने उनसे मांगा कि मुझे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लाके दे दो, अब उन्होंने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मुझे लाके दी, तो मेरा काम है क्या कि सर AS2 को यूज करना और चेक करना कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस इन्होंने लगाया या नहीं लगाया। उन्होंने मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की लिस्ट लाके दी, तो मेरा काम है IND AS 24 को लगा के देखना और बोलना कि हाँ यार आपने इसका डिस्क्लोजर सही तरीके से कर रखा है या नहीं कर रखा। जो भी मैं एनालिसिस परफॉर्म करता हूं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड का यूज करना या फिर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का यूज करना, जिस भी चीज में जो भी एनालिसिस लगेंगे वो सारे एनालिसिस बिकॉज मेरी चेकलिस्ट के बेसिस पे लग रहे हैं, तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में इश्यूज मेमोरेंडा, जितनी भी मैं लिस्ट इश्यूज करता हूं, जितनी भी मेरे मेमोरेंडास की मैं, क्योंकि ये मुझे डिस्कस करना है, ये मुझे बड़े लोगों से डिस्कस करना है, कैसे जाती है वो लिस्ट, कुछ पार्ट्स में लोगों के पास जाती है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके बता रहा हूं, आपको नाम इतना ही याद रखना आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए इश्यूज मेमोरेंडा में मैं लोग चूज करता हूं। लोग चूज का मतलब सर, मैं चूज करता हूं इंटरनल लीगल काउंसिल को, इंटरनल लीगल काउंसिल ILC। मैं चूज करता हूं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, मैं चूज करता हूं फाइनेंस हेड को, मैं चूज करता हूं CEO वाले लोगों को। मैं इश्यूज मेरे किस किस लेवल पे किस किस बंदे से क्या क्या डिस्कस करना है, उन लोगों की मैं लिस्ट रेडी करता हूं और उसके बेसिस पे उनको इश्यूज मेमोरेंडा भेजता हूं। मतलब मैं इंटरनल लीगल काउंसिल से जानना चाहता हूं ये जो करंट जो स्टेट चल रही है कंपनी के लीगल क्लेम के बारे में, इसके बारे में तेरा क्या कहना है, क्योंकि जो मेरे को प्रोविजन तूने बना रखी है बुक्स में ये गड़बड़ लग रही है, मुझे तेरे से जानना है, तो तेरे को मैंने एक इशू मेमोरेंडा रेस कर दिया। फिर मैंने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को क्यों रेस करता हूं, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, जो सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, SA 501 आएगा, उसमें पॉइंट आता है, तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स का जो एरिया आएगा उसमें आता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। वहां पढ़ेंगे जाके, उसे बोलेंगे भाई मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर कितने केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, ये मैंने उसके लिए एक मेमोरेंडा रेस कर दिया। मैंने एक फाइनेंस हेड के लिए मेमोरेंडा रेस करा कि मुझे आपने ये एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं लग रही है, आपने किस बेसिस पे ये अकाउंटिंग एस्टिमेट चूज किया है ये बताओ। मेरा CEO से कुछ मानना है, कुछ मेरे को डॉक्यूमेंटेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी थोड़ा डिले कर रही है, तो मैंने CEO से बात करना है कि मुझे थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे हैं ऑडिट करते हुए, ये मेरा उसके लिए मेमोरेंडा है। तो इशू मेमोरेंडा का मतलब होता है आप एक लिस्ट रेडी करते हो और किसके बेसिस पे, पर्सन टू पर्सन आपने क्या पूछना है, और आप एक मेमोरेंडा क्या कर देते हो, सामने से भेज देते हो। क्या बात क्लियर है? सबको इशू मेमोरेंडा समझ आ गया? कभी कभी बच्चों को एक टर्म नहीं समझ आती है। यस। गुड। उसके बाद में सर समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, वेरी सिंपल सर, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर मुझे मिलेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट, उन सब की समरी मुझे क्या करनी पड़ती है, इसके अंदर लगानी पड़ती है। सर क्वेश्चन ये आता है, आप बस इतना सा मुझे एक्सप्लेन कर दो कि सर समरी क्यों लगानी है, जब सिग्निफिकेंट मैटर, इतना बड़ा मैटर पूरा का पूरा मिला है, तो समरी लगाने की क्या जरूरत है, ये मुझे जानने वाली बात है। आपने समरी क्यों लिखा, समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, व्हाई नॉट ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर इन डिटेल? भाई जब सिग्निफिकेंट मैटर की तूने बात करी है, नाम के अंदर है ये सिग्निफिकेंट है, तो क्या जरूरत है समरी लगाने की? सर इसलिए समरी भी लगती है, ऐसा नहीं कहूंगा सिग्निफिकेंट मैटर्स नहीं लगते हैं सर। समरीज क्यों लगती हैं, क्योंकि ना एक दिक्कत है क्या, हमसे दो दो बार काम कराया जाता है। सर मतलब समझाता हूं आप लोगों को, कहां गया मेरा टॉपिक। ये एक टर्म आती है सर, कंप्लीशन मेमोरेंडम, और ADS बोला जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, या फिर कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोला जाता है। ये ना एक टॉपिक है जो हमें करने को बोला ही जाता है, और ये किन लोगों ने बोला, अपना काम आसान करने के लिए, ये जो ऊंचे लेवल पे थोड़े से लोग बैठे हैं ना, जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं, जैसे ED, जैसे कि गवर्नमेंट सरकार, ये जो लॉ रेगुलेशन वाले कोर्ट वाले लोग होते हैं, ये कुछ ज्यादा ही समझते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास ना तेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने का टाइम नहीं है, तू तो बना देगा 100 150 200 500 1000 पेजों की, हम कैसे बेचारे इतने सारे लोग समझेंगे, हमने कौन सा CA कर रखी है, तेरे को 6 चीजें ज्यादा समझ आती है, हमें थोड़ी आती है। बात उनकी बिल्कुल सही है, सरकार को मेरी टेक्निकलिटीज, मेरे स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसे फिर भी जानना है कि मैंने सिग्निफिकेंट क्या ढूंढा। तो उन लोगों ने अपना काम आसान करने के लिए हमारे नाम पे हमारे स्टैंडर्ड्स में एक चीज ऐड करवा दिया ICA को बोल के कि सर आप ना अपने CA को बोल के चलना कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलेंगे ना उसको डिस्क्राइब कर देगा कंप्लीशन मेमोरेंडम में एक छोटी सी समरी बना के। क्योंकि अब हमने इस चीज की समरी ऑलरेडी उनके लिए बनानी ही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस समरी को चुपचाप किसमें भी लगा देते हैं, हम अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी लगा देते हैं कि यार समरी बना के यहीं लगा दे, उन्होंने जो देखना होगा मेरी फाइल में उनके लिए समरी ऑलरेडी लगी हुई है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, सबमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा छोटे छोटे मैटर में इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े होंगे बड़े बड़े मैटर्स में। तो बड़े बड़े मैटर क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट मैटर, तो उसकी समरी ऑलरेडी मुझे बनानी होती है, इसी वजह से फाइल में जाती है वो, वरना मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट मैटर को भी लगा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। बट यूजुअली हम समरीज ही प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज यूजफुल फॉर द अदर ऑडियंस एज वेल, अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। क्लियर?
उसके बाद में सर लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जितनी भी मैं एस से 580 के थ्रू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, जिसको स्टैंडर्ड्स अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, मेरे साथ साथ चलते जाओ। एक ऐसे 580 पढ़ेंगे हम जिसका नाम ही होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, और दूसरा इसका नाम पहले मार्केट में फेमस था एमआरएल के नाम से, आपको सारे नाम पता होने चाहिए, कभी नहीं पता क्या दिख जाए। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी बोला जाता था इसको एक टाइम पे। सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है, मुझे कुछ भी लगेगा ना, मुझे मैनेजमेंट तेरे से लिखा हुआ चाहिए, तो मैं तेरे से लिखवा लूंगा, तुझे साइन करके उसे मुझे देना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में कुछ करना नहीं है, चुपचाप तेरे से लूंगा और अपनी ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगा दूंगा, सिंपल। जितनी लेटर मैं चाहूं मैं मैनेजमेंट से ले सकता हूं, जहां जहां मुझे लगे। सर सबसे ज्यादा जरूरी कब होता है ये, जब हमें एक वर्ड है ऑडिट के अंदर, ध्यान से सुनना, मोर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। सर मैंने क्या टर्म बोली, जब आप ऐसे वर्ड पेपर में लिख के आते हो ना, मजा ही आ जाता है। मोर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, सर इसका मतलब क्या है, कभी कभी जब मैं को जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर मुझे आपने दे रखे हैं, मैं उसको अप्लाई करता हूं, तो मुझे कभी कभी अप्लाई करने के बाद ऐसी फीलिंग आती है ऑडिटर को कि यार मेरे को ना 100% फील नहीं हो रहा है कि ये सही है, मतलब मैंने सब चेक कर लिया, मुझे अभी भी लग रहा है कुछ मिसिंग है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या मिसिंग है, मतलब मैंने चेकिंग तो अपने हिसाब से बेस्ट करी है, पर स्टिल मेरे को क्या नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये बोलने का कि हाँ मैं आंख मीच के बोल सकता हूं कि मैंने जितने ऑडिट एविडेंस इस चीज को लेकर ढूंढने थे मैंने ढूंढ लिए। जैसे कि सर कभी कभी मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे रखी है, किससे करने के लिए, डेटर से पूछने के लिए, तो डेटर्स के लिए बेस्ट कौन सा तरीका है, ऐसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि आप उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली डेटर से पूछ सकते हैं, हाँ भाई तूने कंपनी के 5 लाख रुपए देने हैं क्या, अगर वो हाँ कर देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा जो बुक्स में लिखा हुआ है वो सही है। लेकिन कभी कभी हो सकता है डेटर का रिप्लाई ना आए मुझे, और इनके जो मेरे को इनवॉइसेस वगैरह लग रहे हैं उसमें थोड़ा सा झोल नजर आ रहा है, बट मैं ये भी प्रूव नहीं कर सकता कि ये फ्रॉड इनवॉइसेस बने हुए हैं, क्योंकि मैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो कर नहीं सकता। ऑडिटर कभी कभी ऐसी स्टेट में फंस जाता है कि उसको श्योरिटी फील नहीं होती है, लेकिन उसने जो प्रोसीजर उसने लगाना था वो लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल अगर कोई उसे सवाल पूछेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया था, तो मुझे कहूंगा हाँ सर मैंने अपने तरीके से पूरा प्रोसीजर परफॉर्म किया था, लेकिन स्टिल मुझे पता है मेरे माइंड में कुछ तो मिसिंग है, और वो कुछ तो मिसिंग है का ना कोई तरीका नहीं होता जानने का। ऑडिट कभी कभी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आपको ले आता है, तो बोला जाता है कि भाई तू क्या कर, अपने सारे के सारे जो तूने ऑडिट तेरे को पता है, तेरे पास स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रोसीजर बना रखे हैं वो लगा ले। अगर तेरे को लगाने के बाद कभी लगता है कि तेरे को 100% श्योरिटी नहीं आ रही है, लेट से मैं मान के चलता हूँ 75% श्योरिटी आ रही है, 25% नहीं आ रही है, तो बोला गया तो 25% ना यहां से पूरी कर ले, मतलब 25% में तू मैनेजमेंट से लिखवा के ले ले कि जो मैंने चेक करा है उतना ही डेटा है, उधर से मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे इनवाइसेस है तुम खुद क्लेम कर रहे हो, लिख के दो मुझे कि ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, ताकि अगर कल कुछ हुआ भी तो मैं क्लियरली बता दूंगा सर मैनेजमेंट ने मुझे खुद ही लिख के दिया था, इसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता था। तो मेरा जो 25% मेरी जो कहानी पूरी करी वो मुझे मोर कोरोबोरेटिव बनाने में जो मुझे मतलब मोर तसल्ली देने में, पुख्ता सबूत बोला जाता है, कोरोबोरेटिव का हिंदी मतलब होता है पुख्ता, तो जो पुख्ता करने में सबूत को उसने मेरी मदद करी है, तो मेरा काम अच्छे से हो गया खत्म, बहुत बढ़िया जी, मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे 100% सेटिस्फेक्शन आ गई है, कल कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर बात नहीं आएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या लेनी पड़ती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ती हैं, और वो किसका फाइल में पार्ट बनेगी मेरी, डेफिनेटली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट का फाइल बनेगी। सर ये ऑडिट प्रोग्राम और ये चेकलिस्ट क्या सेम होता है, द आंसर इज यस, बट इसे चेकलिस्ट अलग से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो ऑडिट के अंदर करना होता है उसकी चेकलिस्ट, प्रोग्राम की चेकलिस्ट किसके बेसिस पे बनाते हैं, जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं उसके बेसिस पे हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। चेकलिस्ट के अंदर और कुछ भी हो सकता है, ये मीटिंग करनी है, ये मीटिंग इस दौरान करनी है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कशंस करनी है, ऐसी कुछ चेकलिस्ट में भी हम पॉइंट्स लिख के रखते हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती, जनरल कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है जो हमें करनी होती है, वो भी क्या मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगेगी, द आंसर इज यस। तो वो भी चेकलिस्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो भी चला जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 में चेकलिस्ट के ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन एरिया आएगा, वो पढ़ेंगे तो वहां से और क्लैरिटी मिल जाएगी। सर उसके बाद में कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब सामने से आया हुआ कोई भी रिप्लाई इंक्लूडिंग कोई भी ईमेल, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर कोई आंसर आपको मिला है, सीईओ को आपने मेल डाल रखी थी ये 4 मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है प्लीज रिप्लाई कर दो, तो वहां से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आया होगा आपके पास में, जैसा भी आया होगा आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लग जाएगा। अब अगर आप लोग अपनी बुक में आईसीए की बुक में पढ़ रहे हैं तो वो यहीं तक होगा, इसके आगे ये वाला पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा नीचे उन्होंने किसके अंदर लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, तो प्लीज आप लोग ये मिस ना करें, पेपर के अंदर ऐसी गलतियां आपसे हो जाती हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये यहां तक ही पॉइंट लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन में, इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट, तो ये मैंने वहीं पे ऐड कर दिया, ये वहीं पे ही ऐड होना चाहिए था। तो ये क्या सर, कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स, अगर कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रखा है किसी के भी साथ में, जैसे मान लो कंपनी का कोई अमेलगमेशन का एग्रीमेंट चल रहा है कि हम एग्रीमेशन करने वाले हैं, कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी इन्वॉल्व है जिसमें पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी ने किसी के लिए 5 साल के लिए गारंटर बन रखा है, ऐसा अगर कोई आपने कोई साइड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, तो इससे ऑडिट के
ऊपर फर्क पड़ सकता है आने वाले टाइम पे, पर आज नहीं है। तो एटलीस्ट मुझे अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इसको लगा के रख लेना चाहिए कि भाई ये मेरे ऑडिट के दौरान में कंपनी कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स के अंदर ऑलरेडी थी, उसका बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, तब तक के लिए सब कुछ सही था, लेकिन हाँ मेरे पास उसका रिकॉर्ड जरूर है, ताकि कल कुछ होगा तो मैं बता सकूं ये उस टाइम पे कहानी चल रही थी या मेरे टाइम पे नहीं चल रही थी। तो दिस इज एवरीथिंग विच नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब कुछ हमें लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी फाइल की क्या होती है, एक्सटेंट बड़ा होता है। एक्सटेंट का मतलब होता है साइज। तो साइज कैसे बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है। प्लीज जल्दी से बता दो क्या क्लियर है सारे पॉइंट्स। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर क्लैरिटी मिल जाए, खुद से निकल जाएंगे। डन है, डन, चलो आगे। पक्का, चलो। ठीक है जी सर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इंक्लूजन्स तो फिर भी सबको समझ आ जाती है, प्रॉब्लम आती है सर एक्सक्लूजन्स की। इंक्लूजन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सक्लूजन इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। व्हाई? ऑडिट तो कहता है सर, एक लाइन बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओगे ना, वो ये समझ लेना कि ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप लोग आपके पास नहीं आने चाहिए या रिकॉर्ड्स आपको नहीं रखने हैं, नहीं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सब तो आपकी फाइल में होगा ही होगा, साथ में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी। ये मत समझ लेना कि अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही मैंने बना लिया तो रिकॉर्ड्स वगैरह कंपनी के रखने की मुझे जरूरत नहीं है, नहीं। कंपनी के रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैज अ डिफरेंट पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना, उसके अंदर जितनी भी चीजें लगती हैं, पीएनएल वगैरह एवरीथिंग, कि वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होती है किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। ये बोलना कि सर आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगा हुआ तो है कि ये डेटर इतने का था, क्या लोड है आपको मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने की, नहीं नहीं नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने किसी प्रोसीजर के हिसाब से उस डेटर के बारे में लिख रखा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो दोनों आपस में क्या नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा, ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड। सर क्या नहीं आता है, क्या नहीं लगाना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, जान के फाइल को मोटी करने का किसी को वो चढ़ाओ, कोई आर्टिकल बोले मैं बना के दिखाऊंगा सबसे बड़ी फाइल, सबसे मोटी फाइल, और उसमें वो क्या कर देगा ऐसा अपनी फाइल को मोटी करने के लिए जो उसे नहीं करना था वो समझेंगे। सर कोई भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ द वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स का क्या मतलब होता है? तो पहले किसी सिंपल से शुरू करते हैं ताकि तुम्हें आसानी से। पहला पढ़ते हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। तो मतलब सर किसी भी चीज का अगर आपने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया है मैनेजमेंट से, मान लो रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में मिल गई थी, आपने हाथ से ले ली थी और उन्होंने आपको मेल भी कर दी थी, तो ये नहीं है कि फिर आप उसका मेल का भी प्रिंट आउट लगवा के वो भी निकाल दो और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया वो भी लगा दो। किसी चीज की डुप्लीकेट लगाने की जरूरत नहीं है, फाइल फालतू में फाइल को मोटे करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सर प्रीवियस कॉपीज करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स। मतलब मान लेते हैं आपने, आपके पास कोई कॉपी थी, उसमें आपके पास कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली, लेकिन उसमें गलती से मैनेजमेंट से कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था। मान लो मेरे पास एक मेल आती है किसी सिग्निफिकेंट मैटर को लेके, उन्होंने क्लैरिटी दे रखी है लेकिन गलती से उन्होंने उसमें अमाउंट्स की फिगर्स में कुछ गड़बड़ कर दी मेल करते हुए। अब मैंने उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लिया, बाद में मुझे पता चला ये तो यार आपने गलती कर दी थी। उन्होंने बोला यार वो इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, हमसे गलती से मेल पे एक जीरो मिस हो गई है, तो मैं उनसे दोबारा मेल लूंगा। तो सर क्या मुझे वो जो प्रीवियस कॉपी जिसमें गलती थी वो दोबारा लगाने की जरूरत है? तो आंसर इज नो। फालतू में नहीं लगाना है। ओरिजिनल कॉपी मिल गई, आपको पता है नॉर्मल से एरर था उसे ठीक कर दिया गया है, तो सही वाली कॉपी लगाओ, फालतू में पुरानी कॉपी लगा के फाइल का कंटेंट मोटा मत करो। दूसरा, तीसरा, नोट्स रिफ्लेक्टिंग इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग। मतलब ऐसे कुछ नोट्स आपने नहीं लगाने हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता है ये क्या है, ओनली इनकम्प्लीट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले इनकम्प्लीट नोट लगा दो, फिर बाद में जब वो कंप्लीट है उसको वापस लगा दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। जब नोट्स आपस में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आपने पूरी थिंकिंग आपने करी, प्रीलिमिनरी थिंकिंग मतलब पहले आप जो डिसाइड कर रहे हो ये कैसे मुझे रिकॉर्ड करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ करने के बाद में जब वो कंप्लीट आपको मिले, उसी के बाद में जाके आपको क्या करना होता है, उसे लगाना होता है। आधा अधूरा लगाने की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब कोई आपकी फाइल पढ़ेगा। लास्ट में जब कोई आपकी फाइल पढ़ेगा, ये वर्ड याद रखना, मैं इसको कहीं कनेक्ट करवाऊंगा बाद में, ध्यान से याद रखना, जब कोई आपकी बात फाइल पढ़ेगा, ठीक है, इस वर्ड पे आऊंगा बाद में, आईसीए बहुत इस वर्ड पे खेला हुआ है। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट वाला सर, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ द वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है, कंपनी ना क्या करती है, कंपनी को नहीं पता होता कि मुझे किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑडिटर को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मेरे साथ भी हुआ था, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ में क्या होता है, पहले एक जो स्टैंडर्ड होता था ना हमारा रिलेटेड पार्टी पे, वो ज्यादा नहीं बोलता था। ज्यादा नहीं बोलता था मतलब वो ज्यादा डिस्क्लोजर्स की बात नहीं करता था, वो छोटी सी बात करता था कि बस इतना बता दो क्या रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कुछ डील करी है तो क्या कम अमाउंट पे करी है, हाँ ना कर दो, पता चल जाएगा रिलेटेड पार्टी है, इतना ही बात करता था। उसके बाद में नजर आया सर इससे तो ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन लैग हो जाती है और कंपनी बहुत कुछ छुपा लेती है, तो इसलिए इंडियस 24 जो आया हमारा, इंडियस 24 में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई, किसको लेके, रिलेटेड पार्टी को लेके। उसने क्या बोला, आपको क्लियर कट करना है कितनी अमाउंट को आपने डील करा
करा, लास्ट 31 मार्च को कितनी अमाउंट उनसे लेनी बाकी है, कितनी कम अमाउंट पे आपने उनसे डीलिंग करी है, कितनी पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उन्हें सामान दे रहे हो, कितने टाइम का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब जितनी डिटेल्स हो सकती थी रिलेटेड पार्टी के बारे में, ये इंडेक्स 24 ने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया हर कंपनी को कि आपको इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। मैंने स्टैंडर्ड में ही लिख दिया है। तो इस वजह से अब क्या हो गया है, अब क्या हुआ, अब कंपनी को पता तो है कि हमें डिस्क्लोज करना है, अब लेकिन कंपनी भोली भाली वो सीए तो कर नहीं रखी, कोई फाइनेंस का हेड है वो सीए नहीं है, अकाउंटेंट है वो बुक्स बना रहा है, उसने क्या करा, उसने रिलेटेड पार्टी करते हुए ना आपको बता दिया कि हाँ यार हमारी दो रिलेटेड पार्टी हैं, 20 1 लाख रुपए की रिलेटेड पार्टी हैं और हमने इनको 18 लाख रुपए में माल दे रखा है, बस ऐसे कुछ करके उसने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी। अब जो आपके पास ये ड्राफ्ट बन के आया, क्योंकि पहले हमारे पास ड्राफ्ट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो जो आपके पास ये ड्राफ्ट बन के आया ना, आपको पता चलेगा ये ड्राफ्ट सही नहीं है, इस ड्राफ्ट के अंदर अभी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है मैनेजमेंट को छुपाना चाह रही है, उनको पता ही नहीं है कि इसको कितना डिटेल में बताना होता है। तो आप उनको क्या करते हो, या तो खुद से बना के दे देते हो या फिर उनको बोलते हो भाई आपने अपना ड्राफ्ट ठीक करवा के दे दो, दोनों ऑप्शंस वैलिड है। कभी कभी सीए खुद ही उनको बना के दे देता है कि सर आपको ना इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या करनी है, ये रिलेटेड पार्टी प्रेजेंट करनी है, जो मैंने सारी डिटेल्स बताई। तो जब आपके पास कोई सुपर सीडेड ड्राफ्ट आएगा वर्किंग पेपर्स का, आप उसको, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आया उसको आपने नहीं लगाना है, आपने जो इसका करेक्ट फॉर्म होगा जो आपने उसको बना के दिया, उससे जो उनके पास से वापस आपके पास रेलेवेंट वाला ड्राफ्ट आएगा, वो जाके किस में लगेगा, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा। तो एनी सुपरसीडेड ड्राफ्ट विच इज इनकम्प्लीट इन द नेचर, आपको उसको क्या नहीं करना होता है, रिकॉर्ड नहीं करना होता है, उसको कंप्लीट करके ही आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। उससे क्लैरिटी रहती है और कंफ्यूजन नहीं बढ़ती है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कभी भी, कि अगर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्सिट्यूट ही नहीं होता, उसे साइड में रखेंगे। फिर उसके बाद में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं लगेगा, कोई प्रीवियस कॉपीज नहीं लगेंगी जिसमें तो टाइपोग्राफिकल एरर होगा, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा जो इनकम्प्लीट या प्रीलिमिनरी थिंकिंग के अंदर पड़ा है अभी, या कोई भी सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, वर्किंग पेपर का भी नहीं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी नहीं। ठीक है, तो जब जाके कंप्लीट होगा हमारा टॉपिक कौन सा वाला, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत बार आपको 5 नंबर में देखने को मिला है, कोई 3 इंक्लूजन कोई 3 एक्सक्लूजन पूछ लेता है, या 5 नंबर में अपने आप में कुछ एक्सक्लूजन पूछ लेता है, जो आपको ये 4 लिख के आनी होती है। क्या बात क्लियर है यहां तक, जल्दी से बता दो, जल्दी से जल्दी से। सबको, नवनीत, चैतन्य गुड, सिमरन गुड, आंचल, विनय, ऑल गुड। आंचल का भी आ गया, ठीक है। विनय माइट नो, तो आई थिंक बेटर है। चलो जी, उसके बाद आते हैं, बहुत आगे चलते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो अगर मैं आप लोगों को ये टॉपिक फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंड दिखाऊंगा ना, इसमें ना एक मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं आई है, वो आनी चाहिए थी, तो मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा अपनी बुक में। जो मैं अगर इस टॉपिक को आपकी फाइल में, अपनी ये नोट्स में लेके जाऊं, जो हमारी मॉड्यूल है ये ना, यहाँ से जो शुरू होता है, इसकी भी एक लाइन मिस हो गई है मुझसे वहां पे लिखनी। ये वाला जो टॉपिक है, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंड, इसमें ना एक लाइन इसने यहाँ पे लिखी है, देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बोला था उसको रिपीट करूंगा। द ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। मतलब कहानी क्या बोली जाती है, हमारे को क्या बोला गया, हमारा ऐसे हमें क्या गाइड करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तू ऐसी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वो इतनी सफिशिएंट हो अपने आप में, कि अगर कोई बंदा, कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर है जिसने तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, तेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, तेरे ऑडिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऑडिटर है, मतलब उसे सारी चीजों का पता होगा जो अंदर लगी होंगी, लेकिन उसने तेरे को ऑडिट करते हुए नहीं देखा, क्या ऑडिट करा है तुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो बाई चांस तेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल पढ़े ना, तो उसको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। ऐसी फाइल होनी चाहिए कि कोई और ऑडिटर अगर मेरी फाइल पढ़ता हो तो उसको इतने अच्छे लेवल पे समझ आ जाए कि इस बंदे ने अपने ऑडिट को कैसे किया होगा, क्या क्या चेक किया है, क्या क्या चेक नहीं किया, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स निकाले, कैसे उसके बारे में आंसर्स निकाले, कहां कहां पे कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस बनाने की कोशिश करी है, क्या क्या उसने लगाया, क्या क्या उसने नहीं लगाया। मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ अगर तू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा ना, तब जाके मजा आएगा उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, कि कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर, जो मैंने पीछे बोला था, आपकी फाइल कोई देख रहा होगा, कोई और आपकी फाइल पढ़ता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी और को, जैसे रिव्यूअर आता है, रिव्यूअर को आपकी फाइल पढ़नी पड़ती है, अगर उसे समझ ही नहीं है आपकी फाइल बनाई हुई, तो वो कैसे समझेगा कि इसमें क्वालिटी है। पीयर रिव्यू होगा, आपके अपने ऑडिट का एक रिव्यू करवाया जाता है, उस रिव्यूअर को समझ ही नहीं आ रहा अपने ऑडिट फाइल में ऑडिट में क्या करा है, तो वो बेचारा आपके ऊपर क्या रिपोर्ट देगा कि अच्छा ऑडिट करा है, बुरा ऑडिट करा है। तो बोला जाता है कि भाई जब फाइल बनाओ तो ऐसी फाइल बनाओ कि कोई एक्सपीरियंस बंदा बस उसको पढ़े ना, तो उसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे ऑडिट के बारे में कुछ जानता हो या ना जानता हो। तो ये वाली जो लाइन है,
ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है वैसे, मतलब ऐसा नहीं है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाइन, लेकिन हाँ ये लाइन अच्छी है, इससे समझ आता है कि सर इसी वजह से मुझे अच्छे तरीके से कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मुझे ऐसा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सामने वाला जब मेरी फाइल देखे ना उसे कंप्लीटली क्या आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सर क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगी, क्या फॉर्म रखूं, क्या कंटेंट डालूं और कितना एक्सटेंट रखूं। अब क्वेश्चन समझना, अब इससे क्वेश्चन क्लैरिट होगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता पेपर के अंदर। समझो, अगर मुझे किसी को अंडरस्टैंडिंग देनी है अच्छी, तो मेरी क्या फॉर्म होनी चाहिए ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की, क्या कंटेंट होना चाहिए और क्या एक्सटेंट होना चाहिए। मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है कितनी मोटी होनी चाहिए, कंटेंट का मतलब होता है क्या क्या डालूं क्या क्या ना डालूं, फॉर्म का मतलब होता है किस तरीके से उसको प्लान करूं, ऐसा क्या करूं कि उससे बंदे को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाए। मैं आपको इसका एक हैक दे देता हूं छोटा सा, क्या कि सर जब भी आपने इसका वाला आंसर लिखने की कोशिश करनी है ना, ट्राई करने आपका फोकस एक्सटेंट वाले वर्ड पे ज्यादा रहे। एक्सटेंट से आंसर और पॉइंट्स बनाने आसान होते हैं, कंटेंट और एक्सटेंट से फॉर्म को ज्यादा कंसीडर करके मत चलना, वरना हमेशा क्या रहेगी, थोड़ी सी टेक्निकलिटी प्रॉब्लम्स रहेंगी माइंड में कि फॉर्म के अंदर क्या लिखा जाता है क्या आएगा। तो फॉर्म को सोच लेना बस ये वर्ड है, इसके बारे में आंसर लिखते हुए इन्होंने कुछ यूज नहीं करा। इससे आपको आंसर में समझने में और लिखने में काफी लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है चलो। तो सर फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन सर कैसी हो जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। पहला मैं कह रहा हूं भाई ऐसी ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर दे जिसमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ रही हो तूने तेरे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट की, जो भी तूने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। याद है ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड में पहला क्या आता था, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। तो उन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने में तेरे नेचर क्या यूज करी है, तेरा टाइमिंग क्या रहा है, कितने कब लगाया, कौन सा लगाया, कितनी देर के लिए लगाया, कितना ज्यादा लगाया, एक्सटेंट कितना करा, कहां पे ज्यादा प्रोसीजर लगे कहां पे कम लगे। उससे तेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी सामने वाले को कि यार इसको तो यहाँ पे बहुत प्रोसीजर लगाने पड़े, ये वाले मैटर में कुछ तो गड़बड़ रही होगी। ऐसी क्लैरिटी कब आएगी, जब पता चलेगा तूने। कैसे पता चलता है सर, हमारे पास एक थोड़े बहुत जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़े के इस फाइन, आपको बात जब आप पिछली क्लासेस लगाओगे तीन चार तो कनेक्ट हो जाएगा। कुछ हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं SA 230 के 330 के अंदर। वो कहता है कभी कभी आप ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब लगाने जाओगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपको सहारा लेना पड़ेगा इनका, AAPs OAPs। ये मैंने लास्ट क्लास में भी पॉइंट बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। AAPs OAPs का मतलब क्या होता है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं, उसके साथ में कभी कभी मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके भी परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई केस चल रहा होता है मैनेजमेंट का किसी डेटर के साथ में, तो मैनेजमेंट कहते हैं सर इससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लेना, हमारे केस के लिए नेगेटिव साउंड करेगा, तो मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे पास मेरा बेसिक प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पे मुझे कुछ अलग करना पड़ा, बिकॉज मेरे पास मेरा करंट प्रोसीजर किसी रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं था। अब मुझे ये चीज, जो मेरे ऑडिट को नहीं जानता, अगर उसको समझानी हो, उसको अंडरस्टैंडिंग देनी हो कि यहां मैंने अल्टरनेटिव यूज करा है, तो उसके लिए क्या मुझे अच्छे लेवल पे क्लैरिटी से बताना नहीं पड़ेगा अपनी फाइल बनाते हुए कि यार यहां पे एक्सटेंट को बढ़ाया गया क्योंकि कोई रीजन था जिसकी वजह से मैं और नॉर्मल प्रोसीजर क्या नहीं कर पाया, नहीं लगा पाया। तो यही वो पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना ऑडिट में, तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी बढ़िया तरीके से डेवलप हो, सामने लोग अच्छा अच्छा इसमें कुछ हुआ होगा तभी इसने अल्टरनेटिव लगाए हैं, कोई ना कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होगा और डेटर के साथ में देख कहीं फाइल में लिखा होगा, तो वो फाइल में पड़ेगा तो उसे खुद से क्लैरिटी आ रही है कि आपके प्रोसीजर खुद ही बता रहे हैं कि कहां पे आपको ज्यादा मेहनत लगी है और कहां पे आपको कम मेहनत लगी है। पहला मेरा ये काम है। दूसरा, उसके बेसिस पे सारे आने वाले रिजल्ट्स को आपने प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं और उसके बेसिस पे क्या ऑडिट एविडेंस आए हैं, ये भी उसे क्लियरली क्या होने चाहिए, दिखने चाहिए, मतलब आपके कंटेंट में ये भी होना चाहिए। और लास्ट में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन आए हैं, ये भी आपकी फाइल में क्या होने चाहिए, क्लियरली नजर आने चाहिए और दिखने चाहिए। जब ये सब कुछ मिलेगा तो फिर चांस ही नहीं है कि सामने वाले को क्या क्लियर ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो। मतलब जो प्रोसीजर लगाए उसका नेचर टाइम एंड एक्सटेंट क्या था, उसके बाद जितने भी रिजल्ट्स आए प्रोसीजर के उसके बेसिस पे जो एविडेंसेस आए वो क्या थे, और लास्ट में जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए उसके बेसिस पे मैंने क्या कंक्लूजन्स लिया है। एवरीथिंग शुड बी पार्ट ऑफ माय फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन। सर उसके बाद इसके अंदर अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है तो आगे चलते हैं। सर डॉक्यूमेंटिंग, जो पहला वाला पॉइंट आपने बोला नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें क्या होता है। सर जब भी आप डॉक्यूमेंट करते हो ना एनटीई, ऑडिटर को क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, करेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड करनी पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, कई बार ये 3 नंबर के लिए पूछने के लिए आता है, ध्यान से समझना कि सर मुझे डॉक्यूमेंट क्या करना है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट जो मैंने बात करी है इसमें क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या लिखूं मैं अपने प्रोसीजर में जिससे ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाए। तो पहले मैंने क्या बोला, सर आइडेंटिफाई करना सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स जो भी तूने टेस्ट करे। मतलब
जिस जिसके ऊपर भी तू ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाला है, उन आइटम्स की करेक्टरिस्टिक्स तुझे पता होनी चाहिए। मतलब मुझे पता होना चाहिए इस आइटम की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तभी तेरे को पता होगा इसके लिए कौन सा प्रोसीजर बढ़िया है। मतलब अगर तुझे पता है कि ये डेटर है तो डेटर के लिए क्या बढ़िया है, अगर तुझे पता है इसी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ट्रेड पेबल्स है, सामने वाली पार्टी इन्वॉल्व रहती है, तेरे को पता होगा इसके लिए क्या जरूरी है, लोन्स एंड एडवांसेस के लिए क्या जरूरी है, इन्वेंट्री के लिए क्या जरूरी है। हर चीज की जो भी मैटर तू टेस्ट करने वाला है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को पहले आइडेंटिफाई करना सीख। वो सीखेगा तो तेरे को क्लैरिटी मिलेगी, तुझे को क्लैरिटी मिलेगी तो तेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड और ये पॉइंट कॉमन चलते हैं क्या, किसने परफॉर्म करा ऑडिट वर्क, क्या डेट थी जब वो ऑडिट कंप्लीट हुआ, किसने रिव्यू करा उस ऑडिट वर्क को, और क्या डेट थी और कितना एक्सटेंड था रिव्यू का। तो ये साथ साथ आपने याद रखना है। चलेंगे जल्दी से मेरे साथ साथ, जल्दी बोलेंगे। सर, जब भी मुझे डॉक्यूमेंट करना है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को कौन से मैटर पे लगाना है, सबसे पहले मेरे माइंड में क्या होनी चाहिए, उसकी मुझे आइडेंटिफाई करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कर ली, काम खत्म हो गया आपका। सर, मैंने जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके ऊपर मैं क्या परफॉर्म करूंगा, ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। तो किसने परफॉर्म करे, हो सकता है मेरे जूनियर को दिया हो मैंने वो काम, तो सामने वाले को फाइल में नजर आना चाहिए, अच्छा ये बड़ा छोटा काम होगा तभी इसने जूनियर से करवाया है, थोड़ा मुश्किल काम होगा तभी सीनियर से कराया, अरे ये तो खुद ही इस पे काम कर रहा है, इसका मतलब है ये कोई सिग्निफिकेंट काम होगा तभी ऑडिटर ने खुद को चूज करा इस काम को करने के लिए। एग्जांपल समझने के लिए बहुत अच्छा दूंगा इसका, बैंक का। तो बैंक के अंदर हम लोगों का ना काम बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे कैश को गिनना, छोटा मोटा काम चेक करना, इसको मैं किसको दे देता हूँ, फर्स्ट ईयर आर्टिकल को दे देता हूँ। फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा और आता है कि गोल्ड वगैरह चेक करना, तो ये सारा सीनियर लेवल वाला बंदा काम कर लेता है। उसके बाद आती है एक टर्म जिसे बोला जाता है एडवांसेस। अब ये जो एडवांसेस आती है ना, आप इसमें रिस्क नहीं लेते हो जूनियर और इसका सीनियर का, इसको मैं खुद से चेक करूंगा जी। एडवांसेस की फाइल मेरे हाथ में आनी चाहिए, मैं खुद से चेक करूंगा सारे एडवांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बैंक ऑडिट में, ये मैं खुद से चेक करूंगा। तो ये चीज सामने वाले को क्लैरिटी देती है कि वो कितने लेवल की आइटम होगी, वो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम होगी, जिसके बेसिस पे ऑडिटर ने पता चल रहा है किसने परफॉर्म करा और कौन सी डेट पे वो काम कंप्लीट हुआ। डेट से क्या पता चलता है, कितना लंबा लगा इसको वो टाइम ठीक करने, मतलब ऐसे कितने मैटर्स आए होंगे कि ये 10 दिन लग गए इसको उसे क्या करने में, परफॉर्म करने में ऑडिट प्रोसीजर, या फिर ये तो एक दिन में हो गया, तो हो सकता है इसको साथ के साथ एविडेंस मिल गया हो। तो इससे क्लैरिटी मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जो ऐसा बंदा पढ़ रहा है मेरी फाइल जिसने मेरा ऑडिट मेरे साथ में नहीं किया हो। ठीक है, तो वहां से वो सब, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो, फिर किसने परफॉर्म करा, कौन सी डेट तक परफॉर्म करा जब वो कंप्लीट हुआ, फिर जब कोई ऑडिट करता है साथ में कोई उसका रिव्यू भी करता है, तो किसने उसको रिव्यू करा। मान लो जैसे ये मैं कैश की आइटम की बात करूं, गोल्ड की आइटम की बात करूं, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी, खुद वाले बंदे की, कि भाई तू घर जाने के बाद, ऑफिस में बैठने के बाद थोड़ा रिव्यू कर लियो कि गोल्ड वगैरह इन्होंने सही चेक करा है ना, आंखें मीच के उनके ऊपर भरोसा मत कर लियो, तेरे सीनियर और जूनियर आर्टिकल्स हैं वो ऑडिटर्स नहीं है। तो किसने रिव्यू करा वर्क और कितना एक्सटेंड तक रिव्यू करा जाके, ये सारी बातें सामने वाले को अच्छे लेवल पे क्लैरिटी देती हैं कि सर किस तरीके से काम हुआ होगा और किस लेवल पे ऑडिट चला होगा। क्या यहां तक सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखने में टाइम भी लगता है, लेकिन अगर क्लैरिटी मिल गई तो बहुत जल्दी आंसर बन जाएगा। सर, पहले तो जो भी टेस्ट करना है मैटर क्या चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लो, फिर कौन परफॉर्म कर रहा है बहुत जरूरी है, किस डेट तक परफॉर्म कर रहा है बहुत जरूरी है, कौन इसका रिव्यू कर रहा है बहुत जरूरी है, कितना उसका रिव्यू कर रहा है बहुत जरूरी है। ये चार पांच बातें आपके लिए पूरा 5 नंबर का आंसर बना देती हैं। आर वी क्लियर? यस और नो? टेक अ सिप ऑफ वाटर प्लीज। पानी वानी पी लो, तो शुरू करते हैं और थोड़ा सा। बढ़िया। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो करवाने की, और आप लोग थोड़े जो नए हैं उनको थोड़ा सा और इजी करने की, बट इससे स्लो चलूंगा तो फास्ट ट्रैक की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं वो नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, दैट्स माई गोल। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट पहला पेज तो खत्म ही हो गया, लास्ट टॉपिक चल रहा है बस, फिर दूसरा भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चलिए जी, चलिए आगे आ जाओ। सर, पहला वाला पॉइंट तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि डॉक्यूमेंटिंग जो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट की बात हमेशा करेगा, तो कुछ ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। सर, उसके बाद में इसने एक और क्वेश्चन करा क्या, सर ये जो आपने लास्ट वाला पॉइंट बोला था सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज करते हैं, इस पे जो कंक्लूजन आते हैं वो भी लिखने होते हैं। तो सर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होगी सिग्निफिकेंट मैटर्स की, ये कैसी होगी? अब ना यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को अटेंटिव अलर्ट होने की जरूरत है। क्या, वैसे तो तुम्हारे लोगों के लिए काम थोड़ा आसान क्या हो गया, लास्ट बार पेपर में मैंने ये बोला ही था कि क्वेश्चन आएगा, और लास्ट बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ लिया है। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस पूरे पूरे के पूरे चैप्टर का, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ दिस ओवरऑल एरिया यही वाला है। इस पे मैंने बोला था लास्ट में क्वेश्चन आएगा, और इसी पे क्वेश्चन आया, तो हम लोग उसमें जीत चुके हैं ऑलरेडी। वो वाले केस में लास्ट में 26 के पेपर में ही आया ये क्वेश्चन, ठीक है, पूरा 5 नंबर का। तो अब कहीं ना कहीं ये जो डिफिकल्ट पार्ट है वो खत्म हो चुका है, तो अच्छे वाले पार्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन रह गए, तो बहुत अच्छी बात है, इजी
एरिया रह गया, बट हम ये नहीं मान के चलेंगे कि वो आ ही नहीं सकता, पढ़ेंगे जरूर कि हमारा अटेम्प्ट आगे होगा तो वापस भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना अभी हम दो चीजें होंगी, आपको दो जगह पे नाम दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है, दोनों का, दोनों डेफिनेशन सेम क्यों लगती है। तो सर, जब भी फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट की बात आएगी ना, उसमें जो ये कहता है कि सिग्निफिकेंट मैटर, थर्ड वाला पॉइंट, अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, और जो उस पे कंक्लूजन हुए हैं, यहां पे वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है कि जब आपने नेचर टाइम जो उसका फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट डिसाइड करना है, उस टाइम पे जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए होंगे, उसके बेसिस पे आप क्या डॉक्यूमेंट करते हो उसके अंदर, जिससे सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, इसमें क्या आएगा की बात नहीं हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से क्लियर की जाए सामने वाले को, कि हाँ यार हमने सारे सिग्निफिकेंट मैटर ले लिए हैं, सारे सिग्निफिकेंट मैटर की ये समरी है, उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, यहां का ये पर्पस है। चलिए अब आंसर से थोड़ा समझ आएगा, देखो। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करनी है जो भी डिस्कशंस हुई होंगी उसके सिग्निफिकेंट मैटर के साथ। सर किस किस के साथ होती है सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन? पहले लेवल पे मैनेजमेंट से हम शुरू करते हैं, वो समझ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना और उसके ऊपर चले जाते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जिसको बोला जाता है, मतलब सीईओ एमडी लेवल वाले लोग। अदरवाइज कोई भी अदर रेलेवेंट पर्सन अगर हमें लगता है मैनेजमेंट ने अपॉइंट करा है, कोई सर कोई बड़ी से बड़ी बात होगी ना, इस बंदे से पूछ लेना, सीएफओ हो सकते हैं उस कंपनी का, या फिर उन्होंने कोई सीपीए रख रखा है जो हमारे को हेल्प कर रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रेलेवेंट पर्सन हो सकता है उसके साथ में। तो इन लोगों के साथ में तो पहले डिस्कशंस की जाती हैं। अब जो बंदा मेरी रिपोर्ट पढ़ रहा होगा, वो उसे दिखेगा कि ये वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इस बंदे ने इस मैटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस किया, उसे खुद से पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला मैटर कौन सा होगा, फिर सिग्निफिकेंट मैटर होगा, छोटे मोटे मैटर से टीसीडब्ल्यूजी लेवल पे क्या नहीं किए जाते, डिस्कस नहीं किए जाते। दैट गिव्स देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन कि ये मैटर जो मैं पढ़ रहा हूं नीचे, ये इंपॉर्टेंट मैटर होने वाला है, क्योंकि ये टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस हुआ हुआ मैटर है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें सामने वाले को प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन से वाले नेचर थे जिन मैटर्स को हमने डिस्कस करा, उनकी क्या नेचर थी, फिर व्हेन डिस्कशन टुक प्लेस, कब हुई है वो, विद हुम डिस्कशंस टुक प्लेस, क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर तीन नाम दे दिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बताना किसके साथ हुई है, कौन से लेवल वाले के साथ हुई है, उसके बाद में कब हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस बारे में हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, किस बारे में मतलब कौन से वाले मैटर्स, मतलब क्या नेचर थी भाई मैटर्स की जिनको आपने डिस्कस किया, कब डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया। ऑडिटर शेल ऑल्सो डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस एनी इनकंसिस्टेंसी इफ आइडेंटिफाई। अब जरूरी नहीं है जब सिग्निफिकेंट मैटर्स पे आप बात करो टीसीडब्ल्यू के जी के साथ या मैनेजमेंट के साथ, वो हर बात पे आपकी एग्री ही करे। हो सकता है कुछ एरियाज में मैनेजमेंट बोले हम तो सर इसमें मुझे नहीं लगता हमारा स्टैंड गलत है, हमें लगता है आपको एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए, हमें लगता है सब कुछ सही है, हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, आप ही बोल रहे हो कुछ इनकम्प्लीट है, हमारी तरफ से कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। तो कुछ भी अगर इनकंसिस्टेंसी आपको लग रही है, आ रही है, तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करा है, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करा है उसका, वो भी आपकी फाइल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, ताकि सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग मिले यहां पे इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आई थी और उसको कैसे डील किया गया। ये सारी बातें सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में सामने वाले को सिर्फ क्या दे रही है, अंडरस्टैंडिंग। इससे कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन से वाले सिग्निफिकेंट मैटर्स यहां पे बात हो रही है, हमने बस एक लाइन लिख दी, कौन नेचर ऑफ द मैटर डिस्कस हुआ, ये रिपोर्ट कर दो। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारी बातें कहां आएंगी इसके अंदर, यहां पे आएंगी। ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या का आंसर नहीं मिल रहा कि कोई आंसर पूछे कौन से वाले सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, इसका आंसर यहां पे नहीं मिल रहा। सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में क्या डॉक्यूमेंट किया जा रहा है उसका आंसर मिल रहा है, किससे हमने बात करी है, किस बारे में बात करी है, नेचर वगैरह कब करी है, और किन लोगों के साथ करी है, और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आई है या नहीं आई है, इस बारे में आपको क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। बट क्या लिखा होगा अंदर क्या नहीं लिखा होगा अंदर, इसको जाने के लिए आपको इसका पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहां पे बहुत सफिशिएंट सी इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग एल्स। चलिए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, एक वर्ड दिखेगा आपको बड़ा सा लंबा सा, क्या आएगा, फैक्टर्स। कि सर वो फैक्टर्स बता दो जो अफेक्ट करते हैं जो भी आप ये पूरी की पूरी कहानी अभी पीछे पढ़ते हुए आ रहे हो, पूरा का पूरा फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कौन से वाले फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था, किससे याद रखना, हमेशा ना एक्सटेंट से याद रखना। कि आप ये क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, याद रखने में बहुत हेल्प करेगा, तभी बता रहा हूं ट्रिक है इसकी यही कि कब कौन से फैक्टर हैं जिससे पता चलेगा कि मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मोटी बनेगी या पतली बनेगी। ऐसे याद रखना है इस क्वेश्चन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट का मतलब क्या है, कौन से वाले वो फैक्टर्स हैं जिससे या तो मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ी होने वाली है या मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन छोटी होने वाली है। बस कैसे इसको दूसरी तरीके से, कैसे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल ऐसा ब्लेस्ड वाला होगा जिसको छोटी सी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने को मिलेगा, और कौन सा वाला होगा जिसको बड़ी डॉक्यूमेंटेशन बनाने का मौका मिलेगा। सर वो किस बेसिस पे डिपेंड करता है, याद कहां से करना है सर को, जैसे याद रखना है, सबसे पहले डेफिनेशन के पॉइंट्स लिख दो। सर डेफिनेशन के बिल्कुल देखो सेम डेफिनेशन के पॉइंट लिखे हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड,
नीड टू डॉक्यूमेंट द कंक्लूजन्स। तीनों वही वाले पॉइंट, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और जो कंक्लूजन्स रीच हुई थी आपके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे। तीनों पॉइंट सेम टू सेम है। इन तीनों के आगे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, DDD। ये डेफिनेशन से लेके आएंगे पहले तो। अब इसका मतलब क्या, कैसे याद रखना, जो मैंने समझाया सर, एक्सटेंट पे कैसे रिलेट करना है। सर जितना ज्यादा मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाए होंगे, मतलब यहां पे बनाओ, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल का एक्सटेंट ज्यादा, ऑडिट एविडेंस ज्यादा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल का एक्सटेंट ज्यादा, कंक्लूजन ज्यादा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल का एक्सटेंट ज्यादा। क्या बात समझ आ रही है? क्या ट्रिक समझ आ रही है? याद, ऐसे पॉइंट याद रहेंगे। प्रोसीजर ज्यादा लगाऊंगा तो फाइल मोटी होती जाएगी, एविडेंसेस ज्यादा निकलेंगे तो फाइल मोटी होती जाएगी, कंक्लूजन ज्यादा रीच करूंगा तो फाइल मोटी होती जाएगी। क्या हम लोग यहां तक क्लियर हैं? 3 पॉइंट्स, यस और नो, जल्दी से। यस यस। सिंपल रखा है मैंने इसको यार, ऐसे मत करो, जल्दी से बता दो। यस ना? चलो। सर 3 पॉइंट तो डेफिनेशन से आ गए, ये तीनों ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मेरा एक्सटेंट ज्यादा होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है जो मेरे एक्सटेंट को बढ़ा या घटा सकता है? सर कंपनी अपने आप में, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। जितना कंपनी का साइज बड़ा होगा, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी उस कंपनी में, ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बनेगी। क्यों सर? क्योंकि जो मैं वो ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा उस कंपनी के बारे में, जो चेकलिस्ट होगी, वो साइज के हिसाब से बड़ी या साइज के हिसाब से छोटी होती जाती है। तो जब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ता है, तब अपने आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है। उसके बाद क्योंकि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में ज्यादा आ रही है, हाई चांसेस है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी ज्यादा निकल के आएगी, और अगर वो ज्यादा निकल के आएगी तो समझ लेना आपको ज्यादा मोटी फाइल बनानी पड़ेगी। इसको और कैसे रिलेट कर सकता हूं? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होते हैं ना, तभी मुझे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, तभी मुझे ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेने पड़ते हैं, और तभी मुझे कंक्लूजन्स भी अच्छे से रीच करने पड़ते हैं। आपकी मर्जी है आपने कैसे रिलेट करना है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं, आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट याद हो जाते हैं। अगर डेफिनेशन से याद रखना है तो 3 पॉइंट याद हो जाते हैं, जो आपको सही लगे वैसा। तो मतलब सर पहले नंबर पे 3 डेफिनेशन के पॉइंट आते हैं। ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा तभी होंगे जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होंगी। अगर, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा ना होता तो मैं ज्यादा प्रोसीजर क्यों लगाता? तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जितनी ज्यादा आइडेंटिफाई होंगी, समझ लेना मेरी फाइल उतनी ज्यादा बन जाएगी। जितना बड़ा साइज होगा कंपनी का, उतनी बड़े एक्सटेंट हो जाएगा। सर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है सर? उस ये वाला ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, उसको करने के लिए अगर मैं कुछ डिफरेंट मेथडोलॉजीज का यूज करता हूं, कुछ टूल्स का यूज करता हूं, कोई एक्सपर्ट का यूज करता हूं, किसी रिव्यूअर का यूज करता हूं, अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करूंगा क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग करनी है, तो उस जो भी उससे रिजल्ट आएंगे वो भी मुझे मेरी फाइल में लगाने पड़ेंगे, जिससे मेरी फाइल भी क्या हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी। तो मतलब जितने ज्यादा ऑडिटर मेथड्स लगाता है, मेथड्स कौन से होते हैं सर? SA 520 के अंदर जैसे हम बात करी है, 3 चीजों की, CTR। ये क्या होता है सर? 520 का स्टैंडर्ड कौन सा वाला है? एनालिटिकल प्रोसीजर। कुछ चीजों को एनालिटिकली चेक करना, डेटा के बेसिस पे। जब आप डेटा के बेसिस पे चीजों को चेक करते हो तो 3 मेथड है हमारे पास। कौन से बोले? CTR, कंपैरिजन, ट्रेंड और रेशो। तो मैं जितनी ज्यादा रेशोज निकालूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्क वर्क कैपिटल मैनेजमेंट टर्नओवर, एसेट टू सेल्स रेशो, जितनी ज्यादा मैं रेशोज के एनालिसिस करूंगा, उतनी, और उन्होंने पढ़ा था एनालिसिस लगता है और डॉक्यूमेंटेशन में, उतना ज्यादा मुझे एनालिसिस को लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं मेथड्स और एनालिसिस को लगाऊंगा, उतनी मोटी मेरी फाइल होती जाएगी। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो सारे पॉइंट किससे याद रहेंगे? सिर्फ एक्सटेंड से। कोशिश भी मत करना फॉर्मर कंटेंट को सोचने की, वरना रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाओ। यहां पे बस इतना याद रखो, फैक्टर्स की बात आती है तो एक्सटेंट के बेसिस पे आंसर करना होता है। उसमें पहले 3 पॉइंट डेफिनेशन से आते हैं, फिर एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और साइज का पॉइंट आ जाता है, वरना कॉम्प्लेक्सिटी वहीं ज्यादा होती है जहां रिस्क ज्यादा होता है, और लास्ट में जो भी ऑडिट ऑडिट मेथड्स वगैरह यूज करता है, वो सारे के सारे भी उसको लगाने पड़ते हैं। क्या बात क्लियर है? यहां तक एक पॉइंट में छोड़ दिया, वैसे भी आपको टोटल 5 चाहिए, फिर भी याद रखना होगा, सिंपल है। जितनी भी एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करेगा ऑडिटर, कुछ भी एक्सेप्शन निकल के आती है, वो हमेशा ऑडिटर को क्या करनी पड़ती है? लगानी पड़ती है। जैसे एक्सेप्शन क्या थी सर? प्लीज इस डेटर को चेक मत करो, इसके साथ में हमारा ना केस चल रहा है, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन होगी तो मुझे उसे एक्सेप्शन की तरह क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे को क्लियरली समझ आ जाए इस डेटर के ऊपर मैंने प्रोसीजर क्यों नहीं लगाया। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स। क्या यहां तक क्लियर है? इसका मतलब है हमारा पेज नंबर 1 इज ओवर। जल्दी से बता दो। ऑल गुड सबको? बहुत बढ़िया है। चलो आ जाओ जी, लास्ट पे चलते हैं। अब ये वाला बाद में पढ़ेंगे सबसे, अभी लेस इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। अगर लगा कि ज्यादा हो गया तो आज नहीं, कल वाले टॉपिक में ले जाएंगे इसको, पर ट्राई करेंगे, अगर आज ही होता हुआ तो आज ही कर देंगे। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसपे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि काफी टाइम से ये एरिया हिट नहीं हुआ है और बहुत अच्छा एरिया भी है।
और यही वो एरिया है जो लीड करता है, जो मैंने पहले दिखाया था चैप्टर नंबर 11 में, जो वो एक पेज है 11.20 पे, वो इस वाले टॉपिक के ऊपर है पूरा का पूरा, यहां लेके आता है हमारे को, जो बहुत अच्छा पार्ट है किसका, SA 230 का, इसके ऊपर। सर अब कहानी आ गई, बेसिक बातें हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जल्दी से सुनते जाओ, खत्म हो जाएगा। सर अब बात आती है, सर जो वो हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बनाए जा रहे हैं, वो जो पेजेस हम इकट्ठे करे जा रहे हैं, क्या वो पेजेस को पेजेस की तरह स्टेपल करके रखना है या स्पाइरल बेंडिंग वगैरह करानी है? क्वेश्चन आता है, नहीं सर, ऑडिट फाइल को का नाम दो इसको, ये एक ऑडिट फाइल है, इसकी अच्छे से फाइल बनाओ। ऐसी कुछ फाइल आपको देखने को मिलती है अपनी कंपनीज के अंदर, आपको देखेंगे ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की और एक खाकी से कलर की, तीन तरीके की फाइल्स आती हैं। ऐसी कुछ फाइल्स आप जब जाओगे अपनी आर्टिकलशिप में तो ऐसा कुछ देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा सर? उसे ऑडिट फाइल बोला जाता है। सर ऑडिट फाइल कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या लगती है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगती है। चलो, तो सर इसकी डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है, वही पेपर में पूछ लेता है। वन और मोर फोल्डर्स, इन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेनिंग रिकॉर्ड्स कंप्राइजिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ऐसा नहीं है तीन चार ऑडिट की एक फाइल बनी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ऑडिट की एक फाइल होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो मोटी हो, पहला। दूसरा, एक से ज्यादा फोल्डर हो सकते हैं उसके, बिल्कुल हो सकते हैं। इन फिजिकल फॉर्म में भी आप रख सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारा का सारा डेटा अपने सिस्टम में रखना है तो भी चलेगा। उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के आपके रिकॉर्ड्स थे एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए। इसको मिला के क्या बोला जाता है? इसको मिला के बोला जाता है ऑडिट फाइल, सिंपल। सर उसके बाद ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब सर जो ये मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, क्या ये मेरी ओनरशिप के अंदर आती है? इसका आंसर दिया आपको, तब ये चैप्टर नंबर 11 से भी कनेक्टेड है। ये आपको SQC 1 बताता है, क्योंकि ये आपको SQC 1 बताता है तभी इसके बारे में थोड़ी बहुत ही बात हमने कहां कर रखी थी, चैप्टर नंबर 11 में कर रखी थी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है जो पूरी फर्म पे लगता है, वो कुछ बातें आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में करता है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। कौन सी बातें? वो कहता है यार याद रखना भाई, जो भी तू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा ना, वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? हमेशा ऑडिटर तेरी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद ना अगर तेरे से कोई तेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि यार मुझे दिखा दे, तेरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, चाहे तेरे से कोई भी मांगे, तू उस डॉक्यूमेंटेशन को, वो तेरी प्रॉपर्टी है। और मेरी प्रॉपर्टी में मेरी मर्जी है मुझे किसी को अंदर आने देना है या नहीं अंदर आने देना। तो मतलब मेरे ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे हो अपनी, मैं नहीं दूंगा, वो मेरी अपनी बनाई हुई फाइल है। कोर्ट ऑफ लॉ में मैं कभी फंसूंगा, मेरे से कोर्ट मांगेगा समन भेज के, तब फाइल लेके आऊंगा मैं, उससे पहले मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आके बोले डॉक्यूमेंटेशन की फाइल दे दे, ना भाई ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डेटा लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? कंपनी का। और कंपनी के साथ मैं किस क्लॉज में ऐड होता हूं? हमने किस में पढ़ा था? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट में पढ़ा था, क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो सर मैंने एक क्लाइंट के साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज क्या कर रखा है? साइन कर रखा है। उसकी इतनी इंफॉर्मेशन, जो इसकी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बारीक इंफॉर्मेशन है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट करें, याद है हमने क्या लगाया था डॉक्यूमेंटेशन में? कौन से उसकी अमेलगामेशन होने वाली है, कौन से साइड एग्रीमेंट्स में है, किसका वो गारंटर बना हुआ है, क्या एनालिसिस आ रहे हैं उसके रेशोज के लेके। अरे भाई उस कंपनी के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मैं कैसे किसी कंपनी की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चुपचाप बाहर दे दूं किसी को भी, कोई मांगेगा तो? नहीं। इसी वजह से SQC 1 ने क्लियर करा कि दिस इज माय प्रॉपर्टी। इफ इट इज माय प्रॉपर्टी देन मैं शेयर कर सकता हूं कोई एक्सट्रैक्ट विद द क्लाइंट एट डिस्क्रिशन। क्लाइंट से पूछ के, अगर मान लेते हैं कोई क्या हुआ, कोई केस लग गया क्लाइंट का, अब क्लाइंट का केस में उसका लॉयर इन्वॉल्व है, लॉयर कहता है सर मुझे ना आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसने बोला सर ये तो मेरे ऑडिटर के पास होगी। अब वो क्लाइंट ऑडिट लॉयर ने मेरे को बोला फोन करके, हे ऑडिटर तेरे पास तेरी फाइल में ना इसके बारे में एक एक्सट्रैक्ट लगा होगा, दे देगा यार? मैंने बोला नहीं दूंगा। क्यों दूं भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं नहीं देता। लेकिन वो कहेगा रुको मैं क्लाइंट से आपकी बात करवा रहा हूं, फिर क्लाइंट बोलेगा हाँ सर प्लीज इसको प्रोवाइड कर दो, बहुत जरूरी है केस के लिए, देन आई कैन ओनली प्रोवाइड। मतलब मैं सिर्फ और ये क्या मैं पूरी फाइल भेज दूंगा? याद रखना, नहीं, पूरी फाइल कभी नहीं भेजनी। जो एक्सट्रैक्ट होगा जो उसको चाहिए, चुपचाप उतना सा पन्ना निकाल लो, उसकी कॉपी करो और सीधा उसको फोटो कॉपी भेज दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का, ठीक है। हाँ कभी कभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ सकता है रेयर केसेस के अंदर, ठीक है। तो लॉयर अगर मांगेगा तो मैं क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन पे क्या कर सकता हूं, डेफिनेटली उसको दे सकता हूं। या फिर प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं या ये माइंड से कैसे निकाल देते हैं क्या, कि सर कभी भी आपने अगर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में से कुछ भी देना है और डिस्क्रिप्शन पे देना चाहते हो, लॉ रेगुलेशन मांग रहे देना चाहते हो, दे दो। लेकिन याद रखना एक प्रिंसिपल कभी मत भूलना, क्या? कि वो डिस्क्लोजर जो आप कर रहे हो ना बाहर मार्केट के अंदर, वो कभी भी आपके काम की वैलिडिटी को, जो आपने परफॉर्म किया होगा, इतनी मेहनत करी होगी ऑडिट पे उसको, और आपकी इंडिपेंडेंस पे, कि ये बंदा झूठा तो नहीं है, ये इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के आए हैं, इन दोनों चीजों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम ना कर दे आपका डिस्क्लोजर करना, आपके ही ऑडिट पे सवाल ना उठ जाए
किसी की हेल्प करने के चक्कर में। या क्या हो रहा था, मैं उस लॉयर की हेल्प कर रहा था। भाई साहब जो वो लॉयर मेरा एक्सट्रैक्ट लेके गया कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कह रहा ये तो पता चल रहा है ऑडिट ही सही तरीके से नहीं हुआ है, ये तो ऑडिटर ने आधी अधूरी डिटेल लिख रखी है, ये तो ऑडिटर इससे मिला हुआ लग रहा है। अगर ऐसी बातें होने लग गई उस कोर्ट ऑफ लॉ में, तो मेरा दिया हुआ ही क्या कर देगा, मेरी वैलिडिटी को, जो मैंने वर्क परफॉर्म किया था, और मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज कर देगा, जिससे मेरी अंडरमाइन हो सकती है मेरी अपनी इंपॉर्टेंस। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा कोई भी शक लग रहा है होने का, तो आप मना कर सकते हो कि मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर नहीं देनी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, बात खत्म। आपने जो लेना है क्लाइंट से ले लो, जैसे वो देगा, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये आपकी अपनी मर्जी बता रखी है यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरमाइन वाला। ये दो पॉइंट वो पेपर जानना चाहता है आपसे कि आप इस लेवल तक सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। मतलब सर प्रॉपर्टी किसकी, मेरी, चाहूं तो दे सकता हूं, हाँ, लेकिन कब, जब क्लाइंट एग्री करेगा, या फिर लो रेगुलेशन मुझे कोर्ट में बुला लो, समन करके ले लेना मुझसे जो चाहिए होगा। और अगर मैं दे रहा हूं तो फॉर श्योर मैं क्या करूंगा, ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज ना हो जाए जिससे मेरी अंडरमाइन हो जाए मेरा वैलिडिटी, जो मैंने काम करा है उसकी वैलिडिटी, और सेकेंडली मेरे इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये वैलिडिटी और इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी गुड? आर वी गुड? यस, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आइए सर आगे। सर असेंबली करनी है इस ऑडिट फाइल की। असेंबली का मतलब क्या है सर? सर ये जो ऑडिट फाइल आप बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, ये पेज आया, वो पेज आया, ये एनालिसिस आया, ये सिग्निफिकेंट मैटर की लिस्ट आ गई, ये चेक लिस्ट आ गई, ये मेल आ गई, ये सर सब जो इधर 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 उधर से आया जा रहा है, इसका क्या करें, इसको असेंबली कैसे करें, कब तक करनी है, इतने सारे पेजेस हो गए, कब जोड़ के इसको फाइल में कन्वर्ट करना है, आर्टिकल परेशान है, उसे आंसर नहीं मिल रहे हैं, सर तो मैं कब बना के दूं आपको ये ऑडिट फाइल? जैसे ही ऑडिट खत्म होगा उसको अगले दिन ही चाहिए क्या आपको, या ये आपको तब चाहिए जब कोई केस लगेगा उस टाइम पे बैठ के बनाएंगे? कब बनाएं? क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है सीआईसी से, भाई कब तक बना के रखनी है इसको? पहले दिन बना लें, साथ साथ बना के चलें, आफ्टर, पहले ऑडिट में इतना सारा कुछ होता है, पहले उसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद बना लें, तू इतना अलाउ कर रहा है। हमें पता ही नहीं था आंसर। हमें ये लगता था कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर दिन पहले ऑडिट करके आओ, थकार के रात को 2-3 बजे तक देखो ऑडिट खत्म होता है, आके आज क्या क्या है उसको रिपोर्ट में लिखो। भाई इतनी मेहनत नहीं होती है। एक तो ऑडिट ढंग से करेंगे, या ये टेंशन लेंगे कि फाइल कंप्लीट करनी है, फिर तो हम ऑडिट छोटा कर देंगे अपना, ये भी नहीं चाहता, वरना हमारी अच्छी खासी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सामने थी कि सर कब तक बनानी होती है ये ऑडिट फाइल, कब असेंबली करके रेडी करके रखनी होती है। इसका आंसर हमारे को 230 ने दे दिया। वो कह रहा है फाइनल एंगेजमेंट फाइल जो भी तुमने बनानी है तो वो टाइमली बना लेनी चाहिए। यहां पे आंसर ये नहीं लिखा टाइमली कितना, लेकिन हाँ, शुड बी कंप्लीटेड विद इन द 60 डेज। कितके अंदर सर? 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपने ऑडिट के बाद 60 डेज का टाइम मिलता है। आप उसके अंदर अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर, मतलब 2 महीने आपको मिल रहे हैं उसके बाद में। बोला आपने 2 महीने से याद नहीं रखना है, ठीक है, 2 महीने ना लिख के आ जाना, 60 डेज ही लिख के आना। तो एसक्यूसी वन ने क्या बताया, क्लैरिटी दी कि जो भी फाइनल एंगेजमेंट फाइल निकल के आनी चाहिए आपकी ऑडिट की, आपको उसे कंप्लीट करके रखना है विद इन 60 डेज के अंदर अंदर। असेंबली इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया में आने वाले, छोटा सा एरिया इसके अंदर घुसा हुआ है, जो नंबर पे बच्चों को याद ही नहीं आता कि अच्छा ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी और डॉक्यूमेंटेशन में, वो ऐसे मिस कर जाते हैं। प्लीज ऐसा कुछ मिस मत करना, बहुत अच्छे से मार्क करके चलो किसकी बात करने वाला हूं ये। वो कहता है सर जो भी आपने एंगेजमेंट फाइल बनानी है आप उसे बना सकते हो, बहुत बढ़िया। कितने दिन के अंदर बना लो सर? बोला 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो ऑडिट होने के बाद, बहुत बढ़िया। अब सर उसने बोला क्योंकि सर ये जो असेंबली करनी है ये है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना, बिल्कुल, मतलब कोई भी बैठ के कर सकता है, जरूरी नहीं है सीनियर या सीए खुद ही करे। हम जूनियर को भी काम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो यार, जोड़नी तो है फाइल, हाँ भाई, जो डेट पे डॉक्यूमेंट आए हैं उसको डेट वाइज लेना और फाइल में लगाते चलना, यही तो इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। दे दी, मैं भी यही इंस्ट्रक्शन देता हूं अपने आर्टिकल को, तो वो तो मिल गई। मेल को देख लेना, जो पहली मेल आई होगी वो पहला डॉक्यूमेंट निकालना लगा देना, जो दूसरी आई होगी वो दूसरा निकालना, जो पर डे के रिकॉर्ड है उसे बाद में अटैच कर देना। ऐसे करके हम इंस्ट्रक्शन देके किसी भी जूनियर से अकाउंटेंट से ये काम करा सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके लिए सीए होना जरूरी नहीं है, इसके लिए एक बंदे को बेसिक नॉलेज होना भी, वो भी क्या कर सकता है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में काम कर सकता है। ठीक है, तो करवा लिया। सर क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अलाउड है क्या? क्योंकि अब आप अपना ऑडिट तो कर चुके हो, क्या मैं फिर भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकता हूं इसके अंदर? मतलब फाइल लगाते हुए मैं कुछ अपसाइड डाउन, कुछ हटाना, कुछ डालना एक्स्ट्रा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? बहुत क्रिटिकल आंसर है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कि सर क्या क्या अलाउड है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में? जो भी मैंने क्या सारे के सारे ऑडिट एविडेंस जो मुझे मिले होंगे, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट करके मुझे लगाने चाहिए? द आंसर इज यस। क्या मैं सॉर्ट कर सकता हूं, कोलेट कर सकता हूं और क्रॉस रेफरेंस दे सकता हूं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। ऐसा कुछ देखो क्या नहीं कर सकते आप, पहले तो ये समझ लेना। आप ऐसा नहीं है आपने कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिया हुआ बाद में आपको लगा यार ये जरूरी नहीं था, हटा के फेंक दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ वहां से निकालना नहीं है इस तरीके से, कुछ वहां पे एक्स्ट्रा आपको लगे यार ये तो मैं चेक करना भूल गया, ओहो ऑडिट हो गया, अब क्या करूं, अच्छा ये वाला पेज खाली पड़ा है, इसके पीछे लिख दिया मैनेजमेंट इज सेइंग दैट ऑल द डेटर्स आर कवर्ड, ये फेक साइन मारे और लगा दी फाइल में। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी रिपोर्ट को। एक बार हो गया ऑडिट, जो करना था कर लिया,
आपको अब आपके पास ऑप्शन नहीं है उस चीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस घुसाने का, क्योंकि आपसे कुछ मिस हो गया होगा। ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता, थियोरेटिकली अलाउड नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता, ये मान के चलेंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी पुराने वाली, ये कुछ अलाउड नहीं होता है। लेकिन सर, जो मेरा आर्टिकल है, वो एक अच्छी लड़की है, वो उसको आदत है वो दो पेन से, ब्लू पेन से वो आंसर लिखने की, ब्लैक से क्वेश्चन लिखने की, रेड पेन से मार्क करने की, ऊपर दो फूल बनाने की। वो बेचारी वैसे से पढ़ के आई है, वो कह रही मुझे तो ये बड़ी गंदी सी लग रही है फाइल, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी, इसको सॉर्ट करूंगी पहले। कौन सी डेट्स पे क्या क्या आया, कौन सा येलो पेपर है, कौन सा व्हाइट पेपर है, किस पे ब्लू से लिखा है, किस पे ब्लैक से लिखा है, क्या वो ऐसा कर सकती है? आंसर बोला बिल्कुल कर सकती है। आपने सॉर्ट करना है कुछ, कर लो। उसको इधर उधर करना है, कर लो भाई। आसान लग रहा है तुम्हें, हो जाएगा, कर लो। कोलेट करना है, चार पांच डॉक्यूमेंट सिमिलर लेवल के हैं, सिग्निफिकेंट मैटर को सारों को कोलेट करके एक साथ सिग्निफिकेंट मैटर हेडिंग डाल के डालना है, डेट वाइज नहीं डालना, करना है, कर लो, कोई मना नहीं है। क्रॉस रेफरेंसिंग देनी है, पेज नंबर 1 का एक लेना देना पेज नंबर 24 के साथ है, करना चाहते हो कर लो, कोई मना नहीं है। मतलब बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने में कोई मना नहीं है, मेजर चेंजेस करना अलाउड नहीं है आपको। ये मेरा पॉइंट यहां पे समझ आने वाला है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अलाउड है। मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट को, एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करना अलाउड है, कुछ भी सॉर्ट करना, कोलेट करना, क्रॉस रेफरेंस करना अलाउड है। साइनिंग द कंप्लीशन चेकलिस्ट, सर जो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी ना, उसमें साइन नहीं हुए कि क्या क्या हमें मिल गया, क्या क्या नहीं मिला, तो क्या उसको साइन करके लगा सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको चेक तो कर ही लिया है। लास्ट में आपने साइन मारने हैं, आप मार लो। उस चेकलिस्ट पे साइनिंग वगैरह करना भी अलाउड है। और डिलीटिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, क्या वो अलाउड है? द आंसर इज यस। अगर हमने पढ़ा था ऊपर, कोई भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट है जिसका को ओरिजिनल ड्राफ्ट मिल गया होगा बेटर वे में, पुराने वाले को डिलीट करना भी, हटाना भी वहां से अलाउड है। मान लो पहले रह गया था मुझसे, वो भी लगा हुआ है, 2 पेज नजर आ रहे हैं, और जब फाइल असेंबल होने हैं तब पता चला यार ये तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, एक हटा दूं क्या? तो डेफिनेटली आप हटा सकते हो, वो होना भी नहीं चाहिए था फाइल के अंदर। तो ये चार ही बातें अलाउड हैं, इसके अलावा फालतू में कोई चेंज करना ऑडिट में, आफ्टर ऑडिट, बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता है। तो सर याद रखेंगे, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या क्या अलाउड होता है? डॉक्यूमेंट करना सब कुछ अलाउड होता है, जितने डॉक्यूमेंटेशन ऐड करनी है कर सकते हो। सॉर्ट कोलेट क्रॉस रेफरेंस करना अलाउड होता है, साइन करना चेकलिस्ट का अलाउड होता है, और कुछ भी डिलीट करना, कौन से वाला? सिर्फ सुपरसीडेड, जो आधा अधूरा है उसका पूरा मिल गया है, पुराने वाले को हटाना भी क्या होता है? अलाउड होता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, बट 4 नंबर में पेपर में कभी भी दिख जाता है, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करने की हम याद रखें इस बात को। चलो जी, इजी लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज कॉल्ड एज, सर रिटेंशन कब करनी होती है और कंप्लीशन मेमोरेंडम किसको बोलते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम भी काफी फेमस रहा है। ऑडिट देखो, पेपर क्वेश्चन में क्या बनाता है वो, व्हाट इज ऑडिट फाइल 1 नंबर, एंड व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम 3 नंबर, 4 नंबर का दे देता है। व्हाट इज ऑडिट फाइल, ओनरशिप के बारे में बता दो, लास्ट वाला पॉइंट जानना होता है उस हिसाब से वैलिडिटी के बारे में और इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करता है, ऑडिट फाइल की डेफिनेशन जरूर पूछता है ऊपर आपसे, ठीक है। चलो जी, सर रिटेंशन, SQC 1 यहां पे भी इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा टॉपिक SQC 1 से रिलेटेड है, इसीलिए चैप्टर नंबर 11 में ये था, मैंने क्लियरली बताया। सर कब तक मुझे एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिटेन करनी होती है? अब समझना, एक पॉइंट में बताऊंगा जल्दी से। सर वो वाला जो केस चल रहा है IDFC बैंक के ऑडिटर के पास में, जो मैंने बताया चंडीगढ़ वाले हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, मान लेते हैं जो वो ऑडिटर होते, वो बस 20-21 का या 19-20 का हिस्सा ना होके वो 15-16 या 16-17 का हिस्सा होते, और ये कंपनी का केस तब से चल रहा होता, तो क्या उनके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आज उनको कोर्ट में लेके आना अलाउड होता? और वो ना लेके आते तो उन्हें कोई कुछ बिगाड़ सकता था? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि वो बोलता है अगर आपको कम से कम सिर्फ 7 साल तक ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के बाद, जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डेट डालता है कि आज मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूं, उससे 7 ईयर्स तक आपने उस वाली कंपनी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके रखना होता है। ऐसा हमें SQC 1 भी बोलता है, और कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट ऑफ मतलब कंपनीज एक्ट में भी ऐसी कई बातें कही हुई हैं जहां पे 7 ईयर्स का रेफरेंस दिया गया है। तो 7 ईयर्स एक ऐसी टर्म हम यूज करते हैं जिसको आपको होल्ड करके, क्योंकि ये केस 20-21 के आसपास का था, 19 से शुरू हुआ था, तो 2026 में 7th ईयर बन रहा है, इसी वजह से उनको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को दिखाना पड़ेगा। अगर उनसे वो खो गई है या उनके पास अब वो नहीं है, तो ये माना जाएगा आप जान के प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, और फिर ऑडिटर के ऊपर शक भी जाएगा, ठीक है। चाहे उनसे एक्चुअली में खो गई है, लेकिन अब 7 ईयर्स तक करना था तो करना था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी वजह से याद रखनी है, 7 ईयर्स की टर्म हमारे को दी गई है। अगर 8th ईयर होगा तो मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, मैं चाहूं मेरे पास है तो मैं सबमिट कर सकता हूं, मैं चाहूं मेरे पास नहीं है तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे 7 साल से ऊपर क्या करके रखनी है, रिटेन करके रखनी है वो फाइल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। तो मैं एक फाइल कब तक के लिए बनाता हूं? 7 साल तक के लिए बनाता हूं। सर उसके बाद सेकंड पॉइंट, कंप्लीशन मेमोरेंडम, इसके आगे प्लीज लिख लेना, अब ऐसा आपकी बुक में तो होगा ही, ADS भी बोला जाता है इसको, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी।
सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या होती है? इसके अंदर मैं क्या लगाता हूं सर? दो चीजें। पहला, सारे के सारे डिस्क्राइब करता हूं वो सब सिग्निफिकेंट मैटर्स और उनको कैसे एड्रेस किया गया। मतलब इसमें मैं क्या जा रही है, सिर्फ याद रखना, समरी जा रही है, ठीक है, कुछ और नहीं जा रहा है। पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन के मैटर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्या जा रही है, समरी जा रही है। मतलब एक मैटर में क्या हुआ, उसका उन्होंने क्या रिप्लाई करा, छोटे से एरिया में समरी बना के डाल दिया। नंबर वन ये समरी, नंबर टू ये समरी, नंबर थ्री ये समरी, ऐसे एक समरी की लिस्ट बना दी। उससे फैसिलिटेट्स इफेक्टिव रिव्यू। उससे क्या होता है, रिव्यू करने में बहुत आसानी से हेल्प मिलती है। जब भी ई क्यू सी आर आएगा, उसे सिग्निफिकेंट मैटर्स ही चाहिए होते हैं, वो मेरी समरी पढ़ेगा और आसानी से रिव्यू कर पाएगा। और ये यूजफुल मानी जाती है किस केस में, स्पेशली इंपॉर्टेंटली लार्ज केस में। इसको रिलायंस का नाम देके चल सकते हो, या रिलायंस की अगर फाइल पढ़नी पड़ जाए ना और डॉक्यूमेंटेशन की किसी के बंदे को, तो उसे कम से कम हफ्ते का टाइम चाहिए होता है, इतनी बड़ी फाइल बनती है। और हफ्ते का टाइम नहीं होता रिव्यूअर वगैरह के पास में, या सरकार के पास में, या लॉयर के पास में, या हाईकोर्ट के जज के पास में। वो क्या कहेगा, लार्ज ऑडिट के केस के लिए तो भाई तुम मुझे क्या दे दे, एडीएस ही ला के दे दे, ज्यादा बेटर रहेगा। समरी से मैं समझ जाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे हैं, ठीक है, मुझे सारे केसेस में तेरे साथ नहीं घुसना है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है जब भी कंप्लीशन मेमोरेंडम की बात आती है। पहला, इसमें सबकी समरी लगती है, किसकी, सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर की समरी लगती है और किसी की समरी नहीं लगती, और उनको कैसे एड्रेस किया गया ये बताया जाता है। सेकंड, ये रिव्यू करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और तीसरा, ये लार्ज ऑडिट्स के लिए सबसे काम की चीज होती है। इन दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस के तरीके से भी देखा जा सकता है एडीएस के। तो क्वेश्चन में अगर लिख देगा इंपॉर्टेंस, तो समझ जाना ये पूछ रहा है कि रिव्यूअर के लिए मददगार होती है और लार्ज ऑडिट्स में हेल्प करती है। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? तो बता दो। ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है यहां पे, ऑडिट फाइल से रिलेटेड सारा का सारा। ऑल गुड? यस? सबके सब बढ़िया? बहुत अच्छे जी। क्या कहते हो, कर दें खत्म? क्या लास्ट टॉपिक भी? बट यू से 1 घंटा 36 मिनट की क्लास हुई है वैसे तो। क्या कहते हैं आप लोग, सुनेंगे ये वाला टॉपिक थोड़ा सा? तुम लोग बताओ मुझे, मैं तो करा दूंगा देखो। तुमने कह रहे करा दो। क्या कहते हैं सारे आंचल नवनीत, हो जाए? कर देना खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना? क्वेश्चंस अगर तुम लोग इसके क्वेश्चंस खुद से देख सकते हो, अगर किसी को भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। आई एम रेडी, हम कल की क्लास में ऊपर ऊपर से देख भी लेंगे, आज नहीं कवर करेंगे उसको, ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों को टाइम मिलेगा, और किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो प्लीज मैसेज कर देना, मैं आपको उसका चैप्टर नंबर 6 का निकाल के अलग से दे दूंगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको देखो अच्छे से। आई थिंक 10 12 13 15 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिमिलर जो हमने टॉपिक्स पढ़े सब पे एक दो 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 क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड से, ठीक है। आपने सिर्फ देखने हैं कि क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है क्या लिखना है, उतना आ जाएगा तो काम हमारा हो जाएगा। चलिए जी। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसा जरूर हो सकता है इस टॉपिक को पढ़ने के टाइम पे आपको एक बारी में समझ ना आए, तो इतना जल्दी ओपिनियन नहीं बनाना है कि हाँ सर ने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है तो समझ नहीं आया। थोड़ा वक्त देना है खुद को, ठीक है। टाइम देना, मैं समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा सर क्या है, थोड़ा खुद को ठंडा रखें, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक क्या है, थोड़े वर्ड्स ऐसे यूज करता है कि उसे चाह के डिफिकल्ट बनाता है। वो है वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लग सकती है। आइए, क्या कहना चाह रहा है सर? सर वो कह रहा है, तो इतना टॉपिक पहले देखेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। सर मुझे ना डॉक्यूमेंट करने हैं, आपको जो एक्चुअली में सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले ना वो डॉक्यूमेंट करने हैं। मुझे इतना तो पता चल गया सर ऊपर कि हमें ये किन लोगों के साथ डिस्कस करने होते हैं, कौन इसको क्या करता है, कैसे करता है, क्या नेचर, हम कौन से मैटर्स की नेचर हम देख के बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, वो सब पता चल गया। कौन रिव्यू वगैरह करेगा, वो सबका मुझे फेयर आइडिया है। सर एक्चुअली में इन सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर हम क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, कौन से वाले मैटर्स होते हैं वो जिनको यहां पे लिखा जाता है, वो क्लियर कर दो। तो पहला वाला जो पॉइंट है, इसका रेलेवेंस आपको बेटर समझ आता अगर हमने चैप्टर नंबर 3 लगा लिया होता। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी को डाउट होगा तो वो 3 में कवर हो जाएगा। सर वो सारे के सारे मैटर्स अपने आप आ जाते हैं मेरे सिग्निफिकेंट मैटर्स में। कौन से वाले? जो राइज करते हैं, बढ़ाते हैं किसको, मेरे होने वाले सिग्निफिकेंट रिस्क को। कहना क्या चाहता है सर? कह रहा है तो ये समझ ले वो सब अपने आप में सिग्निफिकेंट मैटर है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा है। सर सिग्निफिकेंट रिस्क इसमें छुपा है, जब आप जाएंगे टॉपिक के अंदर चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां पे एक टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में। वो कहता है जहां पे भी फ्रॉड होगा, वो सारे मैटर्स कौन से वाले मैटर्स होंगे जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। फ्रॉड आ गया, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस होंगी, वो सारे के सारे के अंदर क्या छुपा होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा होगा। ऐसे ही जहां पे भी कोई भी अकाउंटिंग चेंज, रेगुलेटरी चेंज, लीगल चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, वो सारे के अंदर क्या छुपा होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा
होगा। फिर वो बोलेगा जहां पे भी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है या फिर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है किसी एरियाज के अंदर, वहां पे क्या छुपा होता है, रिस्क छुपा होता है। मतलब जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां पे हमेशा क्या छुपा होता है, थोड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा होता है, जजमेंट में गलती होना आसान बात है। और लास्ट में वो बोलेगा जहां पे भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होती हैं, यहां पे भी कौन सा रिस्क छुपा होता है, रिलेट सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा होता है। तो वहां पे ऐसे ये 5 एरियाज देगा आपको जिनको वो किसके अंडर लिखता है, सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर। रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड, रिस्क रिलेटेड टू अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, रिस्क रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, रिस्क रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, रिस्क रिलेटेड टू एनी एरियाज जहां पे अकाउंटिंग रेगुलेटरी या लीगल चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिस्क जहां पे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा डिटेल में समझ नहीं भी आ रहा होगा तो स्किप करना पार्ट को, बस मोटा मोटा आइडिया लगा लेना, 2 पार्ट से आइडिया लगा लो। फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी जैसा रिस्क, जो मोटे मोटे बड़े बड़े रिस्क हैं, वो सारे रिस्क अपने आप कौन से मैटर के अंदर चले जाते हैं सर, सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर सिग्निफिकेंट मैटर का जब कॉलम ऊपर हेडिंग डालता होगा तो सबसे पहले क्या मैटर रिकॉर्ड करता होगा हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, वो सारे मैटर जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क आपको क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए जब हमने एक्सटेंट पढ़ा था तब हमने जो पॉइंट पढ़ा था कौन सा वाला सर, ये वाला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। जहां जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वो मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल को भी क्या कर देता है, मोटा कर देता है। यही पॉइंट हम वहां से पढ़ते आ रहे हैं। चलो जी, नंबर 1। नंबर 2, रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग। मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, क्योंकि अब जो सिग्निफिकेंट मैटर मिला होगा तो डेफिनेटली मुझे सिग्निफिकेंट चेकिंग भी करनी पड़ी होगी, मतलब मुझे अच्छे खासे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़े होंगे, उसके अच्छे खासे रिजल्ट भी निकल के आए होंगे, और मैं इन रिजल्ट में इंटरेस्टेड भी हूं क्योंकि कौन सा मैटर है, सिग्निफिकेंट मैटर है। तो वो सारे के सारे रिजल्ट ऑडिट प्रोसीजर के जो इंडिकेट कर रहे हैं क्या, पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड। कोई भी ऐसी कहानी अगर मुझे ये फील करवा दे कि यहां पे मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है, इसमें कुछ फ्रॉड, इसमें कुछ एरर है, मैं अपने आप उनको क्या करूंगा, उसके प्रोसीजर्स लगाऊंगा उसके ऊपर, और उनके रिजल्ट को डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूं, रिकॉर्ड करने वाला हूं। ये सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है मुझे। और जहां पे भी मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत है, क्या, प्रीवियस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट। मान लो मैंने किसी चीज को पहले रिस्क को असेस किया था कि यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या कम है, मैंने वो असेस किया था, लेकिन अगर मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना और दौरान पे कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हुए लगा, ओहो यार ये तो यहाँ पे लग रहा है रिस्की है, मैंने पहले तो इसको नॉन रिस्की में डाल दिया था, अब मुझे वापस उसको रिवाइज करके किस में लाना पड़ेगा, रिस्की में लाना पड़ेगा। मतलब है कि कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट बदला है कि पहले जो चीज को मेरे को लग रहा था ये रिस्की नहीं है, आरओएमएम कम है, अब मुझे लग रहा है वो ज्यादा हो गई है। वो ड्यूरिंग द ऑडिट कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, कोई चीज आपने पहले समझी हो रिस्की नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट बाद में कोई इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से आपको वो रिस्की लगने लग जाती है, तो उस मैटर को भी हमें सिग्निफिकेंट मैटर की तरह क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, पहले सारे समझ लेते हैं, जहां इशू आएगा मैं वापस आऊंगा उसके ऊपर। कोई भी सर्कमस्टांसेस कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रोसीजर। सर ये किसके अंदर आएगा, ये पढ़ेंगे हम वैसे तो एसए 260 के अंदर, ठीक है। वहां पे कुछ पॉइंट आता है क्या, कि ऑडिटर को कभी कभी ऑडिट के दौरान कुछ ऐसी चीजों का फेस करना पड़ता है जिससे उसको लगता है कि मैनेजमेंट मुझे मेरा काम ढंग से करने नहीं दे रही है। उसकी लाइन है, डिफिकल्ट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट, ये टॉपिक है वहां पे, कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज का आना मेरे को ऑडिट करते हुए, मैं उसे अपने आप क्या मान के चलता हूं, वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करूंगा ताकि याद रहे, सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करने की ट्राई करता हूं ताकि माइंड में क्लैरिटी आए। ऊपर समझो कि मेरे को एक, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी थी क्योंकि मैंने किसी मैटर को पहले क्या मान लिया था कि ये रिस्की नहीं है, कुछ ऑडिट करते हुए मुझे लग रहा है यार मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी है, पहले वाला रिस्की होना नहीं चाहिए था, पर मुझे इसको प्रूव करने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी। सामने वाली मैनेजमेंट को भी पता चल गया, कि इसको पता लग गया है कि ये वाली इंफॉर्मेशन इसको चाहिए है। मैनेजमेंट मुझे सामने से क्या कर रही है, मना कर रही है, कह रही है अच्छा अच्छा दे देंगे, अच्छा अच्छा वो तो उससे लेनी पड़ेगी, वो बंदा नहीं आ रहा, वो इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, कहां पे पड़ी है, या वो सामने वाले ऊपर वाले लोग अभी बात नहीं कर सकते आपसे जिनसे आपको चाहिए। इस तरीके से चीजों को डिले कर रही है, किसी तरीके से टाल रही है, दे नहीं रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जब आपको फेस करने पड़ते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है, मुझे मेरा प्रोसीजर लगाने से रोका जा रहा है, डिफिकल्ट किया जा रहा है मेरे लिए, ये बोल के इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा रिप्लाई नहीं कर रहा, हम बता नहीं पा रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजे भी अवेलेबल नहीं है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो समझ लेना मैं इसको किस में लेके चला जाऊंगा, सिग्निफिकेंट मैटर में ले जाऊंगा, और कहां रिकॉर्ड कर दूंगा, जाके डॉक्यूमेंट कर लूंगा अपनी फाइल में, फिर मुझे बाद में मत बोलना। और इसके बेसिस पे मेरा ओपिनियन भी बदल सकता है, जो मैं पहले अच्छा देने वाला था हो सकता है मैं थोड़ा सा टेढ़ा ओपिनियन दे दूं। तो इसी वजह से ये अपने आप में क्या बन गया, मेरा सिग्निफिकेंट मैटर बन गया, तो इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। और लास्ट, कोई भी फाइंडिंग्स जो मुझे लीड कर रही है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का कौन सा स्टैंडर्ड है, एस ए 705, और
किसका स्टैंडर्ड है? एम्फोसिस ऑफ मैटर का, SA 706, जिसको भी चैप्टर नंबर 8 के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी फाइंडिंग्स जो मुझे मेरे ओपिनियन को चेंज करने पे क्या करवा रही है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा ओपिनियन देने वाला था लेकिन अब अच्छा ना देके चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट किया, आपने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दोगे ना तो मैं अपना ओपिनियन बदल दूंगा। तो ऐसी कोई भी फाइंडिंग्स जो मेरा ओपिनियन बदलवाती है या फिर मुझे उसे अलग से ऑडिट रिपोर्ट में दिखाने के लिए एम्फसाइज करती है, एम्फसाइज ऑफ मैटर में लिखने को बोलती है, तो समझ लेना वो मैटर अपने आप में कोई सिग्निफिकेंट मैटर होगा, जिसके ऊपर मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूं, एम्फोसिस करो, मेरी रिपोर्ट में जाके इसको पढ़ो कि ये इंफॉर्मेशन मैंने अलग से लिखी है क्योंकि इसके अंदर कुछ तो इंपॉर्टेंट है। ये सारे मैटर्स अपने आप में क्या माने जाते हैं सर? सिग्निफिकेंट मैटर माने जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड क्या देगा आपको? एग्जाम्पल्स लिखो, ठीक है? इसी से ये डिफरेंस बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ मैटर पूछेगा तो ये आंसर लिखना है। सिग्निफिकेंट मैटर को नॉर्मली कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो हमने वो जो ऊपर वाला आंसर पढ़ा था, फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट वाला, वो वाला आंसर लिखना है। सर कौन कौन से एग्जाम्पल है, मेरे साथ साथ जल्दी से बोलेंगे सर, कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं जो पक्का पक्का आते ही आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में? पहला, कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क होगा अपने आप सिग्निफिकेंट मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, ऑडिट प्रोसीजर का जब मुझे रिजल्ट आएगा जिससे मुझे पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटीरियली मिसस्टेटमेंट है, अपने आप वो मैटर मेरे लिए क्या बन जाएगा? कौन सा वाला बन जाएगा? सिग्निफिकेंट बन जाएगा। मुझे कुछ भी दौरान पे ऐसा लगा कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है अपने रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को, तो डेफिनेटली बात है कि कौन सा वाला मैटर होगा, वो सिग्निफिकेंट मैटर होगा। अगर मुझे कोई भी सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुआ जिसने मेरे ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने से मुझे रिस्ट्रिक्ट किया, तो अपने कौन सा मैटर बन जाएगा? सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा। और उसकी वजह से जो फाइंडिंग्स निकल के आएंगी जो मुझे लीड कर रही हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन को छोड़ के मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए। सर मॉडिफाइड में कौन कौन से ओपिनियन आते हैं? सब किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो सर मुझे कोई भी उसने बोला अनमॉडिफाइड को छोड़ के क्वालिफाइड ओपिनियन दे, एडवर्स दे, मतलब थोड़ा बुरा ओपिनियन देने को मजबूर कर रहा है, वो सारे मैटर्स अपने आप में कौन से मैटर्स होंगे सर? सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको हमेशा क्या करके चलने होते हैं? रिकॉर्ड करके चलने होते हैं। इसको जब आप मैटर्स को रिकॉर्ड करते हो, अब इसको पढ़ोगे तो ये वो वाले मैटर्स होंगे जिसको मैंने किनके साथ डिस्कस किया होगा? इन तीन लोगों के साथ डिस्कस किया होगा। इन मैटर्स को मैंने किसके बेसिस पे पहचाना होगा? उनकी नेचर। नेचर क्या थी? सिग्निफिकेंट रिस्क की नेचर में सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा था, ना देने के चक्कर में कुछ सर्कमस्टांसेस छुपे थे जब आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे, मेरे को कुछ फाइंडिंग्स मिली जो मुझे मॉडिफाइड पे लेके जा रही हैं। ये नेचर है जो बता रही है ये मैटर अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। वेन ये कब डिस्कशंस हुई, किसके साथ डिस्कशंस हुई, और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिली है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करा, ये सारी बातें क्या करनी है हमारे को? हमें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके चलनी होती है। अब यहां तक बता दो, आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स अब रिलेट होके समझ आ गए या नहीं आए? थोड़ा याद करना पड़ेगा इसमें, आई एग्री, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है? इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, ये टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है, बट मैंने ट्राई करा उसे सिंपल रखने की, छोटा करने की। आर वी गुड विद सिग्निफिकेंट मैटर एग्जांपल्स? किसी को लग रहा है मुझे दोबारा करना चाहिए, नहीं समझ आया, प्लीज मुझे बता दो, कोई इशू नहीं है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा है टेढ़ा। सबसे ज्यादा पॉइंट बताता हूँ, क्या याद नहीं रहता मुझे भी नहीं रहता था ये वाला पॉइंट, मैं ये भूल जाता था बीच वाला। कि और बाकी मुझे कैसे याद रहते थे, मैं सिंपल बताता हूँ उसको याद करने का तरीका। अगर आप लोग देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो स्टैंडर्ड्स को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मैं हर चीज को ट्राई करता हूँ स्टैंडर्ड से याद रहे, जितना स्टैंडर्ड का नाम याद रहेगा, जितने स्टैंडर्ड की रेफरेंसेस याद रहेंगी, मेरे टॉपिक आसान होते जाते हैं। तो मैं कैसे याद रखता था? एक सिग्निफिकेंट मैटर में पॉइंट आता है 315 से, अपने आप याद आता है। 315 में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क, चैप्टर 3 का पार्ट। फिर मैं याद रखता था एक एरिया ऐसे 260 का, वही वाले मैटर होंगे जो डिफिकल्टी राइज कर रहे होंगे, याद आ जाता था सिंपल तरीके से। एक में याद रखता था इसको आज से 705 प्लस ऐसे 706 से, तो मैं स्टैंडर्ड से याद रखता था। तो मुझे ये तीन पॉइंट तो कभी नहीं भूले जिंदगी में। हाँ, ये पॉइंट जरूर थोड़ा थोड़ा मेरे से मिस हो जाता था, इसको मैंने लास्ट में याद रख रखा था कि ये लास्ट ये रिवीजन के लिए है, जब जाऊंगा इस टॉपिक को देखे तो जाना ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, तो मुझे अच्छे से मैं याद करूंगा कि ये सेकंड वाला पॉइंट में ना भूल जाऊं। तो ये ऐसा आप इस तरीके से याद रखना चाहते हो तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। आप स्टैंडर्ड के बेसिस पे चीजों को याद रखना शुरू करोगे तो क्लैरिटी भी ज्यादा मिलेगी और लिखने का मजा भी पेपर में लगाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने याद रखना है, आप ऐसे रख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। यहां तक ये वाला टॉपिक हमारा खत्म। लास्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा और टेढ़ा है बट तीन ही पॉइंट है तो खत्म हो जाएगा। सर पूरे के पूरे अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे ना, उसके अंदर हमने एक चीज बार बार सुनी कि जब भी तेरे को कोई ऑडिट एविडेंस मिलेंगे
उसमें जो तेरे को, जब तूने उसको ओपिनियन पे पहुंचना होगा ना, उससे पहले तेरे को बीच में ना कंक्लूजन्स पे पहुंचना पड़ेगा। और जब भी तेरे को कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं तो एक चीज साथ में लगती है तेरे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के, उसे बोला जाता है पीजे। पीजे का मतलब सर प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब सर कभी भी आपने जब किसी चीज के ऊपर कंक्लूजन बनाना है, ये डिसाइड करना है कि ये सही है या नहीं है, अगर मैं पीछे जाऊं, ये डिसाइड करना है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर मुझे लीड कर रहा है कि मुझे मॉडिफिकेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, यहां पे क्या लग रही है, मेरी मेरी प्रोफेशनल जजमेंट लग रही है जो मुझे बता रही है मुझे मॉडिफाइड देना चाहिए या मॉडिफाइड देना चाहिए, मॉडिफाइड में भी क्वालिफाइड देना चाहिए, एडवर्स देना चाहिए। ये सारे केसेस में मेरी क्या लग रही है, प्रोफेशनल जजमेंट। मुझे जो इतना आपने पढ़ा के इतना अच्छे से क्वालिफाइड बनाया है, ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट जो मुझे दी है, ये लग रही है जो मुझे बताती है मुझे रिपोर्ट में क्या लेके जाना चाहिए। ये तो बात क्लियर है। तो सर जब भी मुझे, अब जो मैंने प्रोफेशनल जजमेंट जहां जहां पे भी लगाई होती है, उनको क्या मुझे डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ता है? द आंसर इज यस, वेरी यस। क्योंकि आपने किसी चीज को डिसाइड करने के लिए जब अपनी जजमेंट का यूज किया ना, तो वो जजमेंट भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, ताकि कल कोर्ट ऑफ लॉ में जैसे मान लो वो सीए फंसे हुए हैं, तो वहां पे पूछे आपने इस अकाउंट को किस बेसिस पे बोला कि इस अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो वहां पे उनकी जजमेंट आनी चाहिए कि सर हमने ये चेक करा और हमने इसके बेसिस पे, प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कंक्लूड करा है कि हमें नहीं लगता यहाँ पे कुछ और चेक करने की जरूरत थी। तो मतलब पॉइंट क्या है, मेरी जजमेंट को मैं जितना हो सकेगा ट्राई करूंगा जहां जहां पे वो जरूर यूज हुई है उसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊं, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊं। अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो वो चीज आसान होगी, सामने वाले के लिए इजी होगा रीजन समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया। वही हमें यहाँ पे पॉइंट समझने की जरूरत है। आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सर ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में क्या करता है? रैशनेल फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन ऑडिटर मस्ट कंसीडर सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो पहला नंबर पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि जो भी ऑडिटर ने अपने कंक्लूजन को लेने के लिए रैशनेल बनाया कि हाँ यार मैं इस बेसिस पे बोल पा रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोल पा रहा हूं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, तो जब भी ऑडिटर किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये चीज सही है यस लिख दूंगा या ये चीज गलत है, इसको डिसाइड करने के लिए वो जिस भी इंफॉर्मेशन को अपना रैशनल बना के चलता है वो उसे क्या करनी चाहिए सर? डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। क्या मेरे पॉइंट की बात समझ आई है किसी को? वापस बोलूंगा सर, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी चीज के बेसिस पे जब ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है कि हाँ ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं है, या फिर ऐसा बोलूं हाँ ये मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं ये मैटर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जिस बेसिस पे या जिस रैशनल के बेसिस पे मैंने इसको डिसाइड किया है, क्या मुझे उसको उस इंफॉर्मेशन को भी लिखना चाहिए अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में? क्या वो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है जो मेरे को ये डिसाइड करवा रही है कि मैं हाँ बोल रहा हूं या ना बोल रहा हूं? द आंसर इज यस। वो इंफॉर्मेशन भी किसका पार्ट बननी चाहिए? मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बननी चाहिए। किसके अंदर जानी चाहिए? मेरी प्रोफेशनल जजमेंट की कैटेगरी के अंदर जानी चाहिए। क्या आप लोगों को बात समझ आई? क्या नंबर वन क्लियर है? देखो 3 पॉइंट से थोड़ा सा ध्यान से, क्या किसी को क्लियर हुआ? चैतन्य को तो हुआ है, नवनीत को हुआ। फिर से बोलूंगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ दैट इज ओके, किसी को नहीं हुआ चलेगा, कोई इशू नहीं है, सबसे डिफिकल्ट है, आई एग्री, नो प्रॉब्लम, मेरे साथ वापस आएंगे। सर अगर मैंने किसी चीज के बेसिस पे कंक्लूजन लेना था, कंक्लूजन से पहले क्या करा होगा, मैंने कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे होंगे, उसके बेसिस पे कंक्लूजन लेने की नौबत आई होगी। अब उस कंक्लूजन को लेने के लिए मैंने जिस इंफॉर्मेशन का यूज किया है, मतलब वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, मान लो मैंने इंक्वायरी करी, ये मेरा ऑडिट प्रोसीजर है, उस इंक्वायरी से एक इंफॉर्मेशन जनरेट होकर मेरे पास आती है जिसके ऊपर मैं प्रोसीजर लगाता हूं और बताता हूं कि हाँ ये सही है या ये नहीं सही है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन भी जो मेरे पास आई थी जिसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ा, क्या उसको मुझे लगाना चाहिए था? मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में उसने मेरी मदद करी, द आंसर इज बिल्कुल करी है। तो क्या उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए? द आंसर इज वेरी यस, उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये तो पढ़ा ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट जो प्रोसीजर पढ़े हैं वो लगा दो, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कर लो, ऑडिट एविडेंसेस जो है उसको रिकॉर्ड कर लो, कंक्लूजन जो है उसको भी रिकॉर्ड कर लो। भाई उस इंफॉर्मेशन का क्या, जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर पाया, उस इंफॉर्मेशन को भी तो रिकॉर्ड कर लो ना। तो आंसर इज यस। वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है? मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के कंक्लूजन्स को रीच करने में जो मिलती है, वहां पे मैं उस इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करके चलूंगा, दैट मींस वो भी डॉक्यूमेंट की जाएगी। नंबर वन। नंबर दो, दोनों बेसिस के पॉइंट है, इसलिए याद रखना थोड़ा आसान रहता है। मतलब जिस भी चीज के अंदर मैंने कंक्लूड करा कि जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं, जहां जहां पे भी सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो जजमेंट मैनेजमेंट ने सही ली है या सही नहीं ली है। जब मैं ये फैसला करता हूं, जब मैं प्रोफेशनल जजमेंट लगा के कंक्लूड करता हूं, तो क्या उसका बेसिस, जिसके बेसिस पे मैंने ये हाँ या ना करी होती है, क्या उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाना चाहिए? द आंसर इज यस। मतलब अगर मैंने किसी भी बेसिस के ऊपर ये कंक्लूड किया कि जो मैनेजमेंट जजमेंट लगा रही है इसको करने में, जजमेंट्स कहां लगती हैं? डेप्रिसिएशन लेने में,
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लग जाते हैं, बहुत एरियाज में हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की टर्म तो सुनी है। तो जहां जहां पे मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाए, मेरा ये बोलना कि जो तुमने एस्टिमेट लगाए वो सही लगाए हैं, अगर मैं ऐसा कंक्लूड कर रहा हूं, तो वो जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिस बेसिस के बेसिस पे कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा बेसिस क्या होगा? मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिंपल है। मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुझे बता रखा है कि एक डेप्रिसिएशन फर्नीचर के लिए किसी के लिए इतने साल के लिए होती है, ये मेरे को पता है इंफॉर्मेशन। इसको जब मैंने मैनेजमेंट को एस्टिमेट लगाते हुए देखा, तो उन्होंने बोला सर हम 10 साल के लिए इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कोई एस्टिमेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जिस बेसिस का यूज किया उनको बोलने के लिए कि आप एस्टिमेट सही ले रहे हो, तो उस केस के अंदर वो जो बेसिस है, क्या वो रिकॉर्ड किया जाएगा? द आंसर इज वेरी यस, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने उसको यूज किया है उस आंसर को यस या नो बोलने के लिए। तो वो भी किस में जाना चाहिए? मेरी ऑडिट फाइल के अंदर जाना चाहिए, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जाना चाहिए। सर सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर वो बंदा एस्टिमेट कर रहा है, हो सकता है वो बंदा अकाउंटिंग एस्टिमेट 10 साल बोल ले, कोई और कर रहा होता हो सकता है 15 साल बोल ले। मैं उस चीज को चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा तो 8 साल होना चाहिए था। तो ऑडिटर को खुद से डिसाइड करना है। ऑडिटर के पास बेसिस क्या होगा? उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएगा, लॉ खोलेगा, पढ़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ है। सर किसने बोला? अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन्होंने बोल रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन यहां से आती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब लॉ में लिखा हुआ है कि इसको डेप्रिसिएशन 5 साल में करना होता है, तो 5 साल मुझे पता है, ये मेरा बेसिस है। अगर आपने 5 साल बोला होगा तो मैं हाँ बोलूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर आपने 10 साल बोला होगा, मैं बोलूंगा सर हम दोनों की मैच नहीं कर रही है, इसको आपको नहीं, ये गलत है, आप गलत बोल रहे हो। तो वो गलत बोलना भी, उसका भी बेसिस क्या मेरी फाइल में लगना चाहिए? द आंसर इज वेरी यस, उसका बेसिस भी मेरी फाइल में लगना चाहिए। तो वो भी कहां जाएगा? हमेशा मेरे डॉक्यूमेंट में होगा, चाहे मैं यस बोलूं चाहे मैं नो बोलूं। यस और नो दोनों के कंक्लूजन, दोनों के बेसिस कहां लगते हैं? मेरी फाइल में जाके लगते हैं। ये पॉइंट समझना। सिर्फ यस नहीं लगा रहा हूं मैं, यस नो करने में जो भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, जो भी बेसिस यूज कर रहा हूं, उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं प्रोफेशनल जजमेंट के केस में। बस यही थोड़ी सी चीज है जो बच्चे समझने को मिस कर देते हैं। वो यस नो पे फोकस करते रहते हैं, बात यस नो की हो ही नहीं रही है। इधर इट्स अ यस, इधर इट्स अ नो, डजंट मैटर। द मैटर इज आपने उसके उसको डिसाइड करने के लिए जो बेसिस का यूज किया, दैट बेसिस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल। आई होप मैंने ये पॉइंट अब तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर कर दिया होगा। लास्ट वाला, बेसिस फॉर कंक्लूजन रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मेरे को आप लोगों को पता है, हमने लिमिटेशन में पढ़ा था, हम ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं। तो वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन। तो क्या बोला है? अगर मैं ये कंक्लूड करता हूं कि इसके अंदर ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो तो मैं कर नहीं सकता, तो किसी फर्दर इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाए। ये मेरे बस की बात नहीं है। ये डिसाइड करने के लिए कि बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, इसका जो बेसिस मैंने लिया है, जो कि ये ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, क्या ये बेसिस आना चाहिए मेरी और डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में? द आंसर इज यस। तो क्वेश्चन आता है, हम लिखना क्या चाह रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में? इसका कंक्लूजन या कंक्लूजन को लेने वाला बेसिस? द आंसर इज कंक्लूजन को लेने वाला बेसिस भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल का क्या बनता है? हिस्सा बनाया जाता है। कौन सा वाला बेसिस? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे मैंने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? कि कोई भी इंफॉर्मेशन यस है या नो है, पहला वाला। दूसरा वाला मतलब जो भी मैंने प्रोसीजर लगाया होगा वो यस या नो में कन्वर्ट हुआ होगा, उस इंफॉर्मेशन को मुझे हमेशा लेके चलना है। सेकंड वाला, कहीं पे भी सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्व होगी, मतलब एस्टिमेट इन्वॉल्व होगा, मैंने उसको यस या नो करा, उसका क्या बेसिस था वो रिकॉर्ड करके चलना है। तीसरा, अगर कभी ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आती है और मुझे लगता है मेरे बस की बात नहीं है, मुझे किसी इन्वेस्टिगेटर को लाना चाहिए इसके लिए, ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो जो मैंने कंक्लूड करा जिस बेसिस के ऊपर कि यहां पे किसी और की जरूरत है, मेरी नहीं है, वो बेसिस भी कहां लगना चाहिए? मेरी फाइल के अंदर जाके लगना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले किस बेसिस पे तूने डिसाइड किया था कि यहां पे इन्वेस्टिगेटर चाहिए। तो मैं बता पाऊंगा सर यहां पे ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, ऑन दैट बेसिस वो मेरे स्कोप के अंदर नहीं आता है, इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेटर की मांग करी थी। तो ये वाला बेसिस आपका क्या करेगा उस टाइम पे? आपको हेल्प करेगा एज अ एविडेंस बनने में। क्या आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स यहां तक क्लियर हैं? इफ द आंसर इज यस, देन आई गेस वी आर ओवर विद एसे 230। क्या हम सबको समझ आ गया है? यस और नो? देखो ये आ गया है पेपर में, एक अच्छी बात ये भी है, पर मैं फिर भी बोलूंगा हमेशा इसको अच्छा टॉपिक समझें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अच्छे से पढ़ें, थोड़ा टाइम लेके। बस क्लैरिटी रखें कि क्या रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो रैशनल के ऊपर, बेसिस के ऊपर, इस पे फोकस किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट मैटर में एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सर प्लीज ऑल्सो शेयर पीडीएफ। यस यस, आई विल शेयर द पीडीएफ। मैं दोनों भेज दूंगा, ये वाली भी भेज दूंगा आपको, और मैं ये वाला चैप्टर की भेज दूंगा। अगर आप इसमें भी देखोगे तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे सारी बातों को इस तरीके से लिखा हुआ है, छोटा छोटा करके इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है साइड्स में। ठीक है, ताकि आपको ये चीजें भी समझ आए। ये देखो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही बताया है, 3 पॉइंट डेफिनेशन से आएंगे, उसके लिए मेथड चाहिए होगा, फिर कंटेंट के ऊपर फोकस करना। तो हर चीज को मैंने वही करा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया, तो आपको ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सब कुछ इसी पेज में देखो यहाँ पे फिल आउट कर दिया है। क्या क्या आता है ये रहा, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता ये रहा, याद कैसे रखना है इसको, द आंसर इज ये रहा कि पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके अंदर चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर एनालिसिस किए जाते हैं,
प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है कुछ भी, फिर इशू किया जाता है मेमोरेंडम सबको, उसकी समरी बनाई जाती है, उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन की जाती है, लास्ट में लेटर वगैरह ले ली जाती है। तो आपको फ्लो चाहिए तो यहाँ पे फ्लो भी मेंशन है, ठीक है। तो हर किसी तरीके को पढ़ाने का अटेंड का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपको फ्लो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने फ्लो से याद रखना है, दिस इज अ एंटायर फ्लो, वेरी नाइस फ्लो, आप इससे याद रख सकते हो। तो ये वाले नोट्स भी दे दूंगा, आप इसके बेसिस पे अपनी बुक के अंदर थोड़ी बहुत चीजें मार्क कर लेना, ठीक है। ये वाला मैंने टेढ़ा टॉपिक ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसको मार्क करना कर लेना, मैंने कुछ नहीं हटाया हुआ, जो पढ़ाते हुए होना चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मौका मिले, कल संडे को कोई क्लास भी नहीं है, ट्राई टू डू दिस टॉपिक। अगर किसी के पास फर्स्ट और 11th कोई कर रहा था, रुक जाके ये वाला करना सकता है, कर लो पूरे के पूरे सैटरडे संडे में बैठ के, साथ में इसका प्लस क्वेश्चन बैंक भी आप क्या कर सकते हो, प्लीज कवर कर लो। ये आप लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे चल लेते हैं जल्दी से। 10, जिसके पास नहीं है वो प्लीज ले सकता है, अगर आपको चाहिए फॉर द परचेजिंग थिंग, नहीं चाहिए तो अब मैं आपको इसकी सिर्फ चैप्टर नंबर 6 की पीडीएफ भेज दूंगा, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर नंबर 8, पर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक है, अगर आप मार्केट में किसी से क्वेश्चंस कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम कवरेज है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने की भी जरूरत नहीं है, फुल फ्लैज क्वेश्चन बैंक है। सिर्फ इसमें क्या नहीं होगा, मई 26 के क्वेश्चन नहीं होंगे, जनवरी 26 एग्जाम के भी क्वेश्चन नहीं है। जनवरी 26 एग्जाम की आरटीपी एमटीपी कवर्ड है, ठीक है। ये आ गया मेरा 6.20, 20 पेजों का इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। आपने एक बार ये क्वेश्चन बैंक को अच्छे से क्या करना है, कोशिश करनी है एक बार करने की, ठीक है। यहाँ पे जितनी बार भी क्वेश्चन फॉर्मेट कहीं कहीं पे भी आया हुआ है और से आपको सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो देखोगे तो नेचर के ऊपर सवाल आ रखा है, पर्पस के ऊपर सवाल आ रखा है, मैं मोटा मोटा ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट के ऊपर सवाल आ रखा है, वही वाला नेचर रिस्क ज्यादा होना, ये सब रिकॉर्ड करते हैं हम, जिससे हमारी फाइल मोटी हो जाती है उसके ऊपर। फिर कंप्लीशन मेमोरेंडम के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, वही सिग्निफिकेंट मैटर कैसे एड्रेस किया गया, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद वही कहता है कुछ एग्जांपल्स दे दो किसके, प्रोफेशनल जजमेंट वाले मैटर्स के, तो हमने वही बता दिया, रैशनेल को रिकॉर्ड किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन के साथ में फैक्टर वर्ड भी चलता है, इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, उस बेसिस को रिकॉर्ड किया जाता है, उस बेसिस को रिकॉर्ड किया जाता है, वही बात। फिर उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेपरेटली, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। ये एमटीपी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को ना ट्राई करना रीड करने की, बताना मुझे समझ आया नहीं आया। जो हमने पढ़ा है इसमें कहीं कहीं एरिया से कोई कोई पॉइंट ला के इसको आंसर को बनाने की कोशिश करी है, कभी पेपर में नहीं आया, आएगा भी नहीं, बट फिर भी ठीक है ना, एग्जाम्पल्स को इन्होंने कहीं कहीं से इकट्ठा करा है, तो ट्राई करना, मुझे बताना अगर आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आएगी नहीं वैसे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग पेपर्स के ऊपर पूरी कहानी, ऐसे 230 क्या होता है सिंपल एक्सप्लेन करना था, वो भी आप कर सकते हो। ये सिग्निफिकेंट मैटर्स वाला क्वेश्चन आ गया, वही एग्जांपल्स देने वाला, सिग्निफिकेंट रिस्क रिजल्ट्स वाले आ गए, फाइंडिंग्स आ गई, और ये पूरा का पूरा पॉइंट आ गया, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ गया करेक्टरिस्टिक्स वाला, फॉर्म वाला, हु परफॉर्म्ड हु रिव्यूड, ये भी हमने कर लिया है। फिर उसके बाद में ये SQC 1 से रिलेटेड जो हमने 60 डेज वाले क्वेश्चन करे थे, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रीड अच्छे से करना, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या एग्जांपल होते हैं, डिलीट करना, सॉर्ट करना अलाउड है, साइनिंग करना, डॉक्यूमेंट करना अलाउड है, ये वही बातें, 7 ईयर तक रिटेन करना। नीचे का पूरा टॉपिक जितना मैंने बनाया सब एक क्वेश्चन में आया रखा है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। सेम ही ये है, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया, डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने चाहिए, वही आ गया। करेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, हु परफॉर्म्ड हु रिव्यूड, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये भी टाइमली कंप्लीशन 60 डेज वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में ये भी 60 डेज वाला क्वेश्चन आ गया, 60 डेज वाला कई बार पेपर के अंदर देखने को मिलता है। ये आ गया किसके ऊपर, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, असिस्ट, डायरेक्ट सुपरवाइज, अकाउंटेबल, रिकॉर्ड ऑफ मैटर, वही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, सेम टू सेम बातें, वही 60 डेज वाला आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाला आ गया, डिस्कार्ड डिलीट वाला आ गया, सब कुछ वही है। ये डिलीटिंग सॉर्टिंग बार बार आता है, ठीक है, ये क्या क्या डिलीट सॉर्ट करना बार बार सेम टू सेम, ये भी वही वाला आ गया, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक्सटेंट वाला, कौन सा बड़ी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में ये फिर से आ गया कंप्लीशन मेमोरेंडम, एडीएस की समरी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आया PYP जनवरी 26 पेपर का क्वेश्चन, ये देख लेना अच्छे से, ये देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे डाल रखा है अच्छा 26 का भी मैंने आई थिंक इंक्लूड कर दिया था, हाँ, मैं इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, राइट। तो आइटम्स विच नॉट टू बी इंक्लूडेड, किसके ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, देखो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन है, और तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तुम्हारे को सीधा सीधा तो बढ़िया नहीं है। कोई प्रीवियस कॉपीज नहीं लेनी होती जिसमें टाइपोग्राफिकल एरर हो, कोई सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स नहीं लिखने चाहिए, कोई डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा क्या पूछा, ओनरशिप किसकी होती है बताओ, प्रॉपर्टी इसकी होती है, पोर्शन नहीं देने चाहिए, जो मैं बता रहा था, इसको पूछना चाहता है। ये देखो जनवरी 26 में ये भी आ गया कि वैलिडिटी ऑफ द वर्क नहीं कम होनी चाहिए और मेरे इंडिपेंडेंस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका आ रखा है और यहाँ पे खत्म
हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, जो मैंने बहुत जल्दी में बताया, इतना टाइम इतना जल्दी भी मत करना, बट हाँ, आप इसको करोगे तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आपको आएगी। तो मैं भी आपको तीन चीजें भेज दूंगा वहां पे, ठीक है, क्लियरली। फाइल, दोनों फाइल्स भेज दूंगा, ऐसे 230 की, और साथ में ये क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे प्लीज मैसेज कर देना, मैं उसको पर्सनली भेजूंगा, ग्रुप में नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो आप मुझे भेज देना, जिसको भी चाहिए होगा क्वेश्चन बैंक का, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि सारे वही क्वेश्चन आए हैं जो भी हमने पढ़ा है, ताजा ताजा, थोड़ा बहुत याद भी होगा। और थोड़ी क्लैरिटी जब आंसर रीड करोगे तब आपको आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपना पर्पस यही था मेरा, कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कराऊं, और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहें। तो नाउ वी आर फिनिश। सो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि हमें क्या शुरू करना है नेक्स्ट मंडे को। तो काफी हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कर लिया है, तो दो ऑप्शन है, या तो चैप्टर नंबर 2 करें, सिंपल है और जल्दी हो जाएगा, या फिर हम अदर देन कोई स्टैंडर्ड वाला टॉपिक उठाएं, जैसे कि बैंक ऑडिट हो सकता है, या फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 हो सकता है। तो मैं एक बार डिसाइड कर लूंगा, एंड मैं आपको कल तक मैसेज कर दूंगा कि क्या करके आना है। और मंडे को क्लास ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, अभी श्योर नहीं है। अगर मुझे जाना पड़ा चंडीगढ़ तो ऑफलाइन होगी, जो ऑफलाइन आना चाहता है आ सकता है, अगर ऑनलाइन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं जल्दी से। ठीक है, प्लीज पढ़ लेना, मिस मत करना, सैटरडे संडे का फायदा उठाना थोड़ा सा, इस टॉपिक को निपटा देना एक बारी के लिए, दिल से निपटा देना, कि एक बार करते हो 4 से 6 नंबर माइंड में बैठ जाए। और जो पुराने बच्चे हैं, अगर आपको टाइम मिले, विनय, सिमरन, इफ यू फील लाइक कि आप इसी के साथ कंटिन्यू कर पाओगे, आई वुड से गो बैक टू, अगर आप होगा नहीं है तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली, या फिर और क्या ले लो आप मुझसे। आई थिंक आपको गीतांजलि मैम ने भेज भी दिया होगा, मैं आपको ऑडिट की प्लेलिस्ट भेज दूंगा इसकी, जो हमारी फास्ट ट्रैक वाली है। पहला जो लेक्चर है उसके अंदर वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर है, बेसिक में स्टेटमेंट के ऊपर, लगाना चाहो लगा सकते हो। अदरवाइज हमारे टोटल अभी तीन ही लेक्चर हुए हैं, एक मुझे अभी अपलोड करना है, टोटल 4 लेक्चर हो गए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11 को क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, तो उसमें उसके नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल हैं, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं हो तो आपको वापस मिल जाएंगे, मुझे पर्सनली मैसेज करके उनकी ये पीडीएफ्स ले लेना, जिससे मैंने उनको छोटा कर रखा है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो आराम से, टेक योर टाइम। और YouTube के ऊपर वैसे भी एक रिवीजन अवेलेबल है, जो अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में ही रिकॉर्ड हो रखी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट है। आप उसको भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर आपको कभी भी बीच में फंस जाओ, इतनी बड़ी ना देखनी हो लेक्चर, जैसे 2 घंटे हो गया, आई थिंक मैंने उधर 230 कराया होगा शायद 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आप वो 1 घंटे वाली लेक्चर वाली वीडियो भी क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो, छोटा मोटा डाउट वहां पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यू हैव ऑल द मेथड्स अवेलेबल विद यू। वो ऑनलाइन है, फ्री है, बिल्कुल ओपन है सबके लिए, तो आप लोगों ने उसका हेल्प लेनी होगी, उसकी हेल्प ले लेना, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग तो अभी डली जाएगी, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, इस पे आना होगा वापस, इस पे आ जाना। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, डन, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।